असल स्वानंद किरकिरे कौन है? मेरी कहानी बड़ी मजेदार है। मैं एक्सीडेंटल म्यूजिशियन हूँ। कभी म्यूजिक उस तरह से सीखा नहीं या कभी मैं उस तरफ गया नहीं, ना मैंने उसकी तरफ उतना कान दिया। मुझे किसी ने बताया कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके जगह है जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह जहाँ के पास आउट है और पंकज कपूर और अनुपम खेर और ये सब लोग। मैंने पीयूष मिश्रा को पहला लिरिसिस्ट देखा जो फटाफट गाने लिखता और वो इतने प्यारे लिखता था कि मुझे लगा कि यार ये मुझे करके देखना चाहिए। लिरिसिस्ट बनने में पीयूष मिश्रा ने मेरी मदद की। मेरे शुरुआत के गाने तो वो फाड़ देता था, फेंक देता था कि अच्छे नहीं अच्छे नहीं। जब मैंने बाबरामन लिखा था वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद पिक्चर 3 साल रिलीज नहीं हुई, तो मेरे दोनों गाने एक साथ आ गए। मतलब बाबरामन भी आ गया और परिणीता का एल्बम भी आ गया और मैं रातों रात एक्सेप्ट ही हो गया, मतलब इंडस्ट्री में कि ये लिरिसिस्ट आ गया। तो आपका काम सेंसिटिविटी का है, लेकिन आपका कलेजा एक तरफ सेंसिटिव होना चाहिए और एक तरफ पत्थर का होना चाहिए। अब मेरे पास लिरिक्स का काम आता है तो मैं लिरिक्स के काम की तरह करता हूँ, सिंगिंग आता है सिंगिंग की तरह करता हूँ, एक्टिंग का आता है तो एक्टिंग की तरह करता हूँ। विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ में मैं काम करता हूँ, वो वाह वाह करके गाने लेते हैं। दो ही उनको चीजें आती है कि यार वाह, और दूसरी आती है शिट, है ना। तूने कमाल लिखा है या तूने शिट लिखा है, भाई वापस लिख। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है, चल खुशियों से मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं। मेरे फादर का तो बड़ा मजेदार किस्सा है। वो मेरे से पहले पूछ लिया करते थे कि कौन सी फिल्म हो रही है अभी। कहा अभी ये वाली फिल्म हो रही है। कहा पूछो, बता दूं लोगों को। मैंने कहा रुक जाओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं स्वानंद किरकिरे, जो कि एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है। वो एक एक्टर है, एक राइटर है, बहुत ही पैशनेट है लिटरेचर को लेके, स्पेशली हिंदी, मराठी और उर्दू पोएट्री को लेके। उनको आप सबसे ज़्यादा उनके लिखे गए बहुत ही कमाल के लिरिक्स के लिए जानते हैं। कुछ लिरिक्स हैं जैसे नवराई माझी, लुटपुट गया, मांझा, पीयू बोले। बहुत सारी फिल्में हैं इंक्लूडिंग 3 इडियट, वेब सीरीज़ और OTT कंटेंट है। कला में उन्होंने लिखा है। बहुत सारे सुपरहिट गाने गाए हैं जैसे मोंटारे, चिरैया, बावरामन और शॉक फ्रॉम रिसेंटली रिलीज्ड कला। उनको बहुत बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंक्लूडिंग 3 नेशनल अवार्ड्स। 2006 में उनको पहला नेशनल अवार्ड मिला बंदे में था दम फ्रॉम द मूवी लगे रहो मुन्ना भाई। दूसरा नेशनल अवार्ड उनको मिला 2010 में बहती हवा सा था वो फ्रॉम द मूवी 3 इडियट्स। ये दोनों अवार्ड उनको एज अ लिरिसिस्ट मिले। तीसरी बार उनको नेशनल अवार्ड मिला 2018 में। इस बार उनको बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फॉर द मूवी चुंबक। वो बहुत सारी फिल्मों में एक्टिंग भी कर चुके हैं, जैसे फिल्में बद्रीनाथ की दुल्हनिया, चुंबक, चमेली। ऐसे ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी के साथ आज हम बात करेंगे। प्लीज वेलकम स्वानंद किरकिरे जी। स्वानंद जी, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। तो सर, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू किए, आपने प्रोफेशनली एक लंबा करियर जिया है और उसमें भी काफ़ी सारे काम किए। आपने अपना जीवन भी जिया है इतना लंबा। आपके मम्मी पापा क्लासिकल म्यूजिशियन थे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मम्मी पापा के लिए आपकी एक उनके मन में आपके लिए एक इमेज है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनके मन में आपके लिए एक इमेज है। और जितने भी लोगों को आप जानते हो, शायद हर इंसान के मन में कोई ना कोई एक इमेज आपकी होगी। बट असल स्वानंद किरकिरे कौन है आपके हिसाब से? पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आज यहाँ बातचीत करने के लिए। बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो उसी सवाल को का जवाब ढूंढने में ही शायद आप इतनी सारी क्रिएटिविटी करते हो कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, मैं असल में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या हूँ। मेरे मदर फादर दोनों म्यूजिशियंस हैं। मेरी कहानी बड़ी मज़ेदार है एक्चुअली। इफ आई जस्ट टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, लाइक माय मदर फादर बोथ ऑफ देम वर क्लासिकल म्यूजिशियंस बट नॉट प्रोफेशनली। और वो दोनों अपनी नौकरियां करते थे और एक मतलब क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े गुरु है पंडित कुमार गंधर्व, उनके शिष्य रहे थे वो। इंदौर में मैं पला बढ़ा पैदा हुआ। और वो एक तरफ नौकरी करते थे अपनी अलग अलग। मेरे फादर बैंक का थे, मेरी मदर इंदौर यूनिवर्सिटी में थी, और उसके अलावा फिर एज अ पैशन दे यूज्ड टू परस्यू म्यूजिक। और मुझे बचपन से, मैं एक्सीडेंटल म्यूजिशियन हूँ, मैं म्यूजिक में एक्सीडेंट से आया। मुझे म्यूजिक छोड़ के सब कुछ करना था। तो मुझे जब मैं इतना वो क्लासिकल म्यूजिक का इतना मेरे घर में इतना ज़्यादा था कि मुझे उससे थोड़ा सा, कोई चीज़ आपके घर में ज़्यादा हो जाती तो आपको लगता है ना कि ये मुझे इससे थोड़ा दूर रहना चाहिए।
तो मैं उससे थोड़ा दूर रहा क्लासिकल म्यूजिक से, और मुझे हमेशा थिएटर या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रहा। तो मैंने कभी म्यूजिक उस तरह से सीखा नहीं, या कभी मैं उस तरफ गया नहीं, ना मैंने उसकी तरफ उतना कान दिया। दो आई एम अ बम्बई, मतलब बॉलीवुड के फिल्म म्यूजिक का, बॉलीवुड मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म म्यूजिक का मैं बचपन से ही फैन था। बहुत सारे गाने सुनता था, बहुत सारे गाने पता थे, लेकिन उस तरह से सीखा कभी नहीं। और फिर मैं थिएटर सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में चला गया, और वहाँ पे मैं जब वो थिएटर कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि यार मेरे पास बहुत सारा म्यूजिक है ऑलरेडी, जो मुझे मेरे पास एक वॉइस है, एक पर्टिकुलर तरह की वॉइस है। और वहाँ मेरी मुलाकात हुई पीयूष मिश्रा से। पीयूष मिश्रा जो लिरिसिस्ट है, सिंगर है, पीयूष भाई सभी लोग जानते हैं उनको। उनको मैं पहली बार मैंने कोई जीता जागता लिरिसिस्ट देखा कि यार एक आदमी होता है जो ये, मुझे लगता था कि गुलजार साहब तो बहुत कुछ अजीब सा बड़ा काम है ये, मतलब कोई बंदा लिखता है। तो मैंने पीयूष मिश्रा को पहला लिरिसिस्ट देखा जो फटाफट गाने लिखता था, और वो इतने प्यारे लिखता था कि मुझे लगा कि यार ये मुझे करके देखना चाहिए। और फिर थिएटर कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट करते थे, तो कभी यहाँ वहाँ लिख भी दिए गाने। लेकिन जब मुंबई आया तो मैं डायरेक्टर बनने आया था। मैं आया, और आते ही यहाँ पे मैंने कुछ एक दो टेलीविजन सीरियल लिखने शुरू किए, और सुधीर मिश्रा जी को मैं असिस्ट करने लगा ऑन हिज फिल्म फर्स्ट कैलकाटा मेल, विच वाज बन रही थी अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, और दूसरी फिल्म हमने बनाई साथ में हजारों ख्वाहिशें, और तीसरी फिल्म थी चमेली जिसके मैंने डायलॉग्स लिखे। तो ये तीनों फिल्में मैंने सुधीर जी के साथ एज असिस्टेंट की। और जब हम तो मैंने कभी बताया नहीं किसी को कि मेरा म्यूजिक से कोई लेना देना है ना। मैंने एक्चुअली सोचा ही नहीं था। मुझे लगता था मेरी वॉइस थोड़ी थिएटर वेटर के लिए अच्छी है, भारी वॉइस है बहुत, और इसका कोई मतलब फिल्म के लिए मैं गाऊंगा या, तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। फिर सुधीर जी को असिस्ट करते करते हम लोग जब एक बार कहीं शूटिंग कर रहे थे हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, तो किसी ने बोला कि सुधीर जी ने पूछा किसी को कोई फोक सॉन्ग आता है कि यार मेरे को एक आदमी यहाँ से यहाँ गाते हुए जाने वाला चाहिए। तो मुझे एक एनएसडी में सीखा हुआ फोक सॉन्ग आता था, तो मैंने वो गाया तो एवरीबडी नोटिस्ड मी कि यार ये इसके पास तो आवाज है। उसके बाद मैंने ऐसे ही हंसते खेलते गाना लिखा था। पता नहीं बम्बई के स्ट्रगल के दिनों में कहीं पे बाबरामन देखने चला एक सपना, जो अमूमन शाम की म्यूजिक, मतलब जो स्ट्रगलर की इवनिंग्स होती है ना, जहाँ एक जगह बैठते हैं और गाना बातें होती है और 2 पैक पिए जाते हैं, और तो वहाँ का एक फेमस गाना था। एक्चुअली उस जमाने में एक और फेमस गाना था कैलाश खेर का, जो इस तरह की पार्टीज में होता था, जो बाद में अल्लाह के बंदे, बहुत बहुत फेमस हुआ जो बाद में। तो उसके पीछे पीछे बाबरामन भी था, कहीं चलता रहता था। तो वो किसी ने हम शूटिंग वूटिंग करके लौट रहे थे, तो बस मेरे कार में आ रहे थे, तो वो गाना किसी ने कहा यार वो गा दे। मैंने वो गाया, तो के मेनन ने वो गाना सुना, एंड ही बिकेम लाइक फैन ऑफ दैट सॉन्ग। मतलब एक्चुअली इट्स ऑन रिकॉर्ड, के ने वो गाना सुधीर को सुनाया, मुझे बोला सुना, एंड दस द सॉन्ग केम इनटू हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो मैं तब भी नहीं सोच रहा था कि मैं लिरिसिस्ट। मैंने एक गाना लिखा था, मैंने उससे ज्यादा कोई गाने लिखे भी नहीं थे। शांतनु मोहित्रा एज अ कंपोजर हमने उसको ये किया हुआ था, तो उसने कहा ये गाना तो स्वानंद ही गाएगा, तो मुझसे उसने गाना गवाया। अब मैं अकेला शायद म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा आदमी होऊंगा जिसने जो रिकॉर्डिंग बूथ में जाने से घबराता है। मैं नहीं जाता था, मैं डरता था, मुझे लगता था कि यार नहीं, मैं गलती हो जाएगी। मतलब बाकी सारे लोगों, मैं इसलिए लकी भी मानता हूँ अपने आप को, बहुत सारे लोग बहुत सारे साल लगा देते हैं कि यार एक चांस मिल जाए, एक तरह से कोई क्या, बहुत प्रैक्टिस करते, बहुत चीज़ें करते। मुझे जस्ट चीज़ें ऐसी मिल गई म्यूजिक के मामले में। बाबरामन मैंने कंसोल पे रिकॉर्ड किया बाहर, क्योंकि अंदर जाने में मुझे टेंशन हो रही थी, और शांतनु ने मुझसे झूठ बोला कि यार ये तू एक स्क्रैच गा दे, फिर बाद में किसी से गवा लेंगे। तो वो गाया मैंने, वही आया। उसके बाद जिस दिन वो रिकॉर्ड हो रहा था, उसी दिन प्रदीप सरकार कोई एड का काम करने के लिए, उसी ला म्यूजिक था एक जमाने में इधर फेमस स्टूडियो में, तो प्रदीप सरकार वहां पे कोई एड का काम करने के लिए आए थे। तो शांतनु ने उनको बुला के बाबरामन सुनाया। Next morning, Pradeep Sarkar called me and he said कि I want you to come and I don't know whether I'll be able to afford you,
मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे, मैं तो वो तो गया था कैसे कैसे करके। तो उन्होंने मुझे, वो तो उस समय पे वो विनोद चोपड़ा को एक फिल्म पिच कर रहे थे, विच वाज नॉट परिणीता, विच बिकेम परिणीता इवेंचुअली। तो बोले उसके लिए मेरे को तुम गाने लिखो मेरे लिए, एंड दैट वाज लाइक वन बिग थिंग फॉर मी। एक गाना उसके लिए हमने लिखा, रात हमारी तो चांद की सहेली है, जो परिणीता में आया, और वो विनोद ने सुना और विनोद ने पिक्चर ही दे दी कि यू। तो उस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो मैं करना कुछ चाहता था थिएटर, मैं डायरेक्शन करने के लिए आया था, डायरेक्शन करना चाहता था, वो मैंने नहीं किया, और मैं बाकी सारे काम कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, गाने लिख चुका हूँ, गाने गा चुका हूँ। उसके बाद एक्टिंग शुरू हो गई। तो मैं क्या हूँ ये सवाल अभी भी मेरे सामने उतने ही बड़े पैमाने पर मैं एक बात मुझे पता है कि मैं जो भी हूँ, मैं पैशन है मेरे अंदर, कुछ कुछ कहने के का है, और कुछ स्ट्राइव करता है, कुछ कुछ कर गुजरने का मन अभी भी है। ऐसा लगता है कि यार हाँ यार कुछ अभी रह गया, कुछ करना है, कुछ करना है। तो वो मैं हूँ सच्चा, ईमानदारी से। तो आप एक पैशनेट आर्टिस्ट हो, जो भी और भी बहुत कुछ करने का उससे मन ज्यादा, हाँ उससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते खुद के बारे में। करेक्ट। तो आपने अपनी जो जर्नी बताई ना, मेरे को एक्चुअली बहुत सारे सवाल आ रहे थे, एक एक करके पूछता हूँ। एक तो आपने बोला कि एनएसडी आपने किया था, तो एनएसडी में शायद आपका पहली बार क्लियर नहीं हुआ था, करेक्ट? दूसरे अटेम्प्ट में। दूसरे टर्म में क्लियर। तो क्या चलता है उस टाइम दिमाग में जब ऐसा होता है? तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, नहीं तो उनके साथ यार भी है। जैसे मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, जैसे सब जो लोग, मतलब वैसे कहने को आर्टिस्ट फैमिली है, लेकिन उन लोगों को उनका पैशन उस तरह से प्रोफेशनली नहीं परस्यू करते आया। तो क्योंकि वो बड़े बड़े फैमिलीज थी, और वो जमाना भी अलग था, आज का जमाना नहीं था, तो डर तो था। तो जैसे हर मिडिल क्लास पेरेंट को लगता है कि यार आपका बच्चा कुछ इंजीनियर बन जाए, कुछ एक सिक्योर जॉब कर ले, वैसे मेरे पेरेंट्स को भी लगता था। उनका था कि बाकी करना है वो कर लेना, लेकिन एक जॉब अच्छे से कर लो, उसके बाद करना। तो मैं पढ़ता लिखता तो था नहीं, मतलब उस तरह से, मतलब जो एकेडमिक्स जिसको बोलते हैं उसमें मेरी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी। और मुझे किसी ने बताया कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके जगह है, जहाँ पे नसीरुद्दीन शाह जहाँ के पास आउट है, और पंकज कपूर और अनुपम खेर और ये सब लोग। तो अगर वहाँ चला जाएगा थिएटर पढ़ने के लिए, तो वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है, और अगर वहाँ से तू निकल गया तो तू कुछ बन सकता है जिंदगी में, और जा सकता है। तो मुझे लगा यार ये करना चाहिए, पर फिर मैंने कहा यार 2-3 साल वहाँ पे रहना है, तो मैं कैसे करके सरवाइव करूँगा। तो मैंने छोटे मोटे जॉब्स करने शुरू किए। उसमें से एक जॉब मैं करता था, यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर बेचता था, डोर टू डोर, घंटी बजाओ वैक्यूम क्लीनर बेचो। उस टाइम दैट वाज द थिंग। दैट वाज द थिंग, एंड दैट हेल्प मी इमेंसली। क्योंकि रिजेक्शन लेना मैंने वहां पे, क्योंकि लोगों के घर पे दरवाजा बजा के एक 4000 की मशीन उनको चिपका के आना है, और उसके लिए उनके घर में घुसना है आपको, एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है उसी वक्त पे, उसी समय पे उनको ये देना है। और उस समय पे डोर नॉक करना पड़ता था, कोल्ड नॉक्स करने पड़ते थे। किसी मोहल्ले में चले जाओ, ये मोहल्ला तुम्हारा भाई, सुबह से लेकर रात तक वहाँ डोर नॉकिंग करो, मुंह के ऊपर लोग दरवाजा बंद करते थे, कुत्ते पीछे छोड़ देते थे, सब कुछ होता था। तो उसने मुझे ना एक तरह से बहुत मुझे रिजेक्शन के लिए रेडी किया, और शायद दैट हेल्प मी थ्रू माय करियर। कि भाई दिल से नहीं लगानी होती हर चीज। अगर कोई चीज सक्सेसफुल होती है, आप कहीं कुछ आप अपनी तरफ से ईमानदारी से कोशिश करते हो, वो चीज होती है या नहीं होती है, लेकिन आप उसको दिल से नहीं लगाना होता। कल फिर तैयार होना होता है, कल फिर डोर नॉकिंग करनी होती है। तो दैट वाज वन थिंग। बट तो उसमें मैं जब वो कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से ना कुछ पैसे वैसे जोड़ लूंगा मैं, और फिर मैं एनएसडी में चला जाऊंगा। और पहली बार एनएसडी में गया, तो मैं इंदौर में एक थिएटर की वर्कशॉप हो रही थी, आशीष विद्यार्थी उसमें आए हुए थे। तो आशीष ने मेरा स्पीच विच तैयार करवाया और मुझे एनएसडी के इसमें भेजा एग्ज़ाम में। और नेहरू सेंटर में एग्ज़ाम था। मैं लिफ्ट में घुसा तो नसीर साहब घुसे अंदर, और मैं इतना नर्वस हो गया उसके बाद में कि मैं वो स्पीच विच भूल गया वहाँ पे, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई केम बैक, आशीष विद्यार्थी सेट कि यार ऐसे तो नहीं होता, मतलब अगर तुमको कुछ करना है तो तुमको ऐसे, मतलब लाइंस भूलना ना थिएटर में एक बहुत क्राइम माना जाता है, कि तुम अगर लाइंस ही भूल रहे हो तो फिर तुम कैसे एक्टिंग करोगे। तो फिर मैंने कहा मैं एक बार और अप्लाई करूंगा। तो मेरी मदर ने मुझे मना किया था कि नहीं, अब एक बार जाना है सिर्फ। तो मैंने उनसे 1 और साल मांगा। मैंने कहा अगर 1 साल और नहीं गया मैं,
तो देन आई विल डू व्हाटएवर यू वांट मी टू डू। तो शी सेड चलो ओके, दो वो 1 साल नहीं होता तो भी मैं यही करता, वो कुछ और नहीं करता। लेकिन उसके बाद मैंने 1 साल मांगा और फिर मैंने फिर से एक पूरा साल तैयारी की, मेहनत की। आशीष के साथ में मैं दिल्ली चला गया, एक एक्ट वन करके थिएटर ग्रुप है जहाँ पीयूष मिश्रा से मिला। वहां से वापस आया, एक प्ले इंदौर में किया और फिर उस साल मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया। दैट ईयर वाज माय ईयर ऑफ सिलेक्शन एंड देन थिंग्स चेंज्ड फॉर मी बिकॉज फिर जो एक छोटे शहर से आप निकलते हो और फिर जो एक्सपोजर आपको मिलता है, जो आपको चीज़ें दिखाई देती है जो मैंने कभी इंदौर में रह के सीखी नहीं थी या जानी नहीं थी, वो सब मुझे देखने के सीखने को मिली। तो एक्चुअली आपकी बात से ये समझ आता है कि रिजेक्शन को अंत नहीं लेना चाहिए। रिजेक्शन एक पड़ाव है, एक नई शुरुआत है। पड़ाव है, रिजेक्शन एक पड़ाव है। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, ये बड़ी डाइकोटोमी है इस फील्ड की। यहाँ पे चाहिए सेंसिटिव लोग, तो आपका काम सेंसिटिविटी का है, लेकिन आपका कलेजा एक तरफ सेंसिटिव होना चाहिए और एक तरफ पत्थर का होना चाहिए। तो जब, क्योंकि आपके यहाँ पे रिजेक्शन भी उतने बड़े मिलते हैं और रिजेक्शन किसी भी स्टेज पे हो सकता है। मतलब रिजेक्शन, पहला रिजेक्शन आपको हो सकता है कि आपने किसी को कोई काम प्रेजेंट किया, उसने नहीं लिया। दूसरा रिजेक्शन ये हो सकता है कि आप वो काम करने गए और आप नहीं कर पाए। तीसरा रिजेक्शन होता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया और ऑडियंस रिजेक्ट कर दिया। तो एवरी स्टेप, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ ब्यूटीफुल फील्ड, क्योंकि एवरी स्टेप पे आपको आपके सामने ये कि आप एक्सेप्ट हो गए या आप रिजेक्ट हो गए। तो रिजेक्ट अगर हो जाते हो तो इसका मतलब अगर आपका कलेजा वहां पे सेंसिटिव है रिजेक्शन को लेके, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, फिर चले जाते हैं वापस या रह जाते हैं। या दूसरा, उस समय पे अगर आपका दिल सेंसिटिव नहीं है और आपने पत्थर बना लिया अपने आप को, तो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको दोनों चीजें करनी है तो आपको बहुत राइट बैलेंस रखना पड़ता है, सेंसिटिविटी का एंड प्रैक्टिकलिटी का, कि भाई ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे रिजेक्शन आने वाले हैं और आएंगे और आते रहेंगे। करेक्ट। आपने पीयूष मिश्रा का भी नाम मेंशन किया, तो पीयूष जी से आप कैसे इन्फ्लुएंस हो? आपकी राइटिंग इन्फ्लुएंस हुई, आपका करियर इन्फ्लुएंस हुआ उनके कारण? पीयूष मिश्रा उस समय पर दिल्ली का बहुत he used to be the rock star of दिल्ली थिएटर। बहुत ये हुआ करते थे, बहुत लोग उनसे इन्फ्लुएंस हुए। तो मैं किस तरह से इन्फ्लुएंस हुआ? मैं पहली बात तो उनकी लिरिक्स से इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि हाईली प्रोफेशनल लिरिक्स। मतलब नाटक की दुनिया में कौन, जैसे मुझे लगता था कि कभी गुलजार साहब की तरह के लिरिक्स कोई होंगे या जावेद साहब की तरह के लिरिक्स होंगे या कोई ऐसा होगा। अगर कोई हमारे एन के शर्मा तो डायरेक्टर था, तो वो यार पीयूष यहाँ पे गाना चाहिए मेरे को, तो पीयूष मिश्रा कहीं कोने में जाके घूम के आएगा और एक गाना बना के लाएगा कि उजला ही उजला शहर होगा, हम तुम बनाएंगे घर। और आप सुनोगे और रोमांस और मजा आ जाता था कि यार। तो मुझे वो फैसिनेशन लगने लगा कि यार ये कैसे लिखता है गाने यार। और मैंने भी लिखने शुरू किए यहाँ वहाँ पे, मतलब किसी जगह पे यहाँ पे, किसी जगह वहाँ पे। तो उसने मुझे, हाँ, लिरिसिस्ट बनने में पीयूष मिश्रा ने मेरी मदद की होगी डेफिनेटली। क्योंकि जब पीयूष फिर ने जब एक्ट वन छोड़ दिया था वो थिएटर ग्रुप, तो फिर एनके मेरे पास आता था, मेरे को बोलता था कि तू लिख दे गाना। तो मैंने कुछ गाने वहाँ पे लिखे थे। मेरे शुरुआत के गाने तो वो फाड़ देता था, फेंक देता था कि अच्छे नहीं है। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बनी बात। बट देन आई रियलाइज दैट मेरे को शौक पीयूष मिश्रा ने लगाया। दो मैं सुनता तो था पहले से, मैं गुलजार साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ आज भी, मतलब। और तो आप भी उनकी तरह 15 मिनट में लिखते हैं, 10-15 मिनट में? डिपेंड्स। कुछ गाने होते हैं जो, वो तो फिर अब क्रिएटिविटी का एक अपना एक प्रोसेस होता है, पर उसमें क्या होता है, कुछ गाने ऐसे होते हैं कि जो आप फट करके आ जाते हैं, तो कभी 15 मिनट में भी आ जाते हैं। जैसे एक आला बर्फी गाना है मेरा, बर्फी फिल्म का, तो वो तो अनुराग बसु ने मेरे को ब्रीफ दिया, प्रीतम ने गाना दिया, वहां से नीचे उतरा, कार में बैठा था, मैंने उसको SMS टेक्स्ट कर दिया था गाना। Like it happened in the lift. 10 minutes, 15 minutes, the song happened. और in 20 minutes he saw it and he said कि it's okay, जाओ ऊपर जाके रिकॉर्ड कर दे वापस। You sang that as well? I sang that as well. Actually, I sang the scratch of it. Then he wanted to keep it, but then Mohit sang it. But then Anurag was in love में, तो उसने he released my song. Correct. तो it was like it's called काजू बर्फी। और दूसरा गाना है बंदे में था दम वंदे मातरम, जिसके लिए मुझे पहला नेशनल अवार्ड मिला। वो लिखने में मुझे 15 दिन लग गए।
एंड इट वाज लाइक आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि मुझे क्या लगा था कि लगेरो मुन्ना भाई के गाने लिखना आसान होगा। मुझे लगा था कि यार मैं परिणीता वगैरह लिख लेता हूँ। परिणीता के बाद मुझे लगेरो मुन्ना भाई मिल गई, क्योंकि मैं विनोद के साथ ही काम कर रहा था। और मुझे लगा कि ये तो बम्बईया लैंग्वेज में लिखना है, तो बम्बईया लैंग्वेज मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा गाने लिखना। तो बंदे में था दम ने मुझे बहुत दिक्कत दी, 15 दिन 20 दिन लग गए लिखने। दैट्स हाउ। और आपने कहा कि आप एक्सीडेंटल लिरिसिस्ट हो। अमिताभ भी आए थे, वो भी लिरिसिस्ट बनना नहीं चाहते थे। वो तो सिंगर बनना चाहता। तो मैंने उनसे भी बात पूछी थी, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि जब कोई इंसान एक काम करना चाहता है, उसका वो फर्स्ट लव होता है, जो आपका थिएटर और एक्टिंग आपका पहला प्यार है। जब कोई दूसरी चीज़ चलने लग जाती है तो उस टाइम खुशी कितनी होती है और मतलब दुख कितना होता है वो? दोनों दोनों होता है यार। एक्चुअली मैं अमिताभ को, मतलब मैं जब पहली बार अमिताभ भट्टाचार्य को मिला था, जब उसने देवडी के गाने लिखे थे, तो मैं उसको मिला तो मैंने नाम सुना था कि एक अमिताभ भट्टाचार्य यार जो कमाल का गाने लिखता है, गाने सुने भी, मैंने कहा अरे बढ़िया लिखता है यार भाई। और एक अवार्ड फंक्शन में वो अमित के साथ खड़ा हुआ था, और मैं अमित को मिला था क्योंकि अमित को और मेरे को साथ में हम नेशनल अवार्ड मिला था पहली बार। पहला नेशनल अवार्ड अमित, मेरा दूसरा नेशनल अवार्ड, अमित का पहला नेशनल अवार्ड साथ में था। तब तक हमने काम नहीं किया था साथ। और मैंने कहा यार ये इसके अमित के साथ कौन खड़ा हुआ है, इसको तो मैं जानता हूँ। तो मुझे किसी ने बताया अमिताभ भट्टाचार्य। मैंने कहा अभी ये है, क्योंकि ये हमारे लिए कोरस गाने आता था। तब जरा सा भी आइडिया नहीं था कि ये बंदा जो है इतने कमाल के लिरिक्स लिखता है। तो वो बड़ी मतलब दुख की भी बात है। वो मैंने भी और अमिताभ ने भी, हमने भी एक्सेप्ट किया पहली बात तो कि यार ये जो है ये हमको गिफ्ट मिली हुई है जिसके बारे में हम खुद अनअवेयर थे। तो एक बात है कि आपको करना कुछ था और आपको करना कुछ पड़ रहा है, लेकिन अगर आप वो कर तो अच्छे से रहे हो ना, और आपको मिला हुआ है। वो बहुत कम लोगों के पास है गिफ्ट, टू राइट लिरिक्स, टू टॉक टू पीपल इन देयर ओन लैंग्वेज, नो, विच इज अ बिग गिफ्ट। तो उसको एक्सेप्ट करने में कई साल लगे। थोड़ा रोया मैं पहले ऐसा लगता था कि यार ये क्या करना पड़ रहा है यार, मेरे को तो फिल्म बनानी है, मैं क्यों इनकी लिरिक्स लिखूं, क्यों बात सुनूं इनकी। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपको मिला हुआ, उसको एक्सेप्ट करो। और उसके बाद मेरी जिंदगी आसान हुई। उसके बाद मैं दूसरे बहुत सारे काम कर पाया, क्योंकि अगर मैं उसको लेके फ्रस्ट्रेट होता रहता तो मैं बहुत सारे काम कर नहीं रहा था। अब मेरे पास लिरिक्स का काम आता है तो मैं लिरिक्स के काम की तरह करता हूँ, सिंगिंग का आता है सिंगिंग की तरह करता हूँ, एक्टिंग का आता है तो एक्टिंग की तरह करता हूँ, और डायलॉग्स भी लिखते हैं। डायलॉग भी लिखता हूँ। ग्रेटफुल रहता हूँ कि फिल्म भी बनाऊंगा आने वाले समय में, वो भी एक काम करके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। आई एम श्योर। आपने एक्चुअली कहीं बोला भी था कि पहला पैशन तो मेरा थिएटर एक्टिंग ही है, म्यूजिक इज नॉट, म्यूजिक आपका पहला नहीं है। फिल्म मेकिंग मेरा पहला पैशन है, मतलब थिएटर फिल्म मेकिंग मेरा, म्यूजिक मेरा पहला पैशन नहीं था। लेकिन अब इतना वैलिडेशन मिलने के बाद चेंज हुआ होगा? होता ही है चेंज, हो ही जाता है। अभी तो मतलब अभी तो मैंने एज अ कंपोजर भी अपने आप को एक्सप्लोर किया। मतलब मैंने अभी तो 2 सिंगल निकाले, अगर आप कभी सुनने का मौका मिले तो मिलेगा। एक शोरगुल नाम का गाना लिखा है, मैंने कल ही सुना एक्चुअली, रिलीज हो चुके। हाँ मैंने कल ही सुना एक्चुअली। हाँ, तो शोरगुल और मेरी जान करके, तो वो दोनों गाने सुने मैंने। हाँ, तो मैंने अपने दोनों निकाल दिए बाहर। ये ऐसे ही घूमते फिरते बने हुए थे। मैंने कहा यार नहीं करते हैं यार, अब है तो करते। तो ये वो मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था वो, क्योंकि मैंने वहां पे अपने आप को एक्सेप्ट किया कि यार चलो ये अपने पास है यार, और आज की तारीख में स्ट्रीमिंग पे चीजें डाली जा सकती है, तो क्यों नहीं डालते। तो हम लोग लिखने के प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हर आदमी का लिखने का तरीका अलग होता है। आपने पीयू बोले लिखा है, वो फीमेल पर्सपेक्टिव का गाना है, तो जनरली आप एक्टर भी हैं तो मेथड एक्टिंग लोग करते हैं। तो जब आप किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से गाना लिखते हो तो उसमें भी कुछ मेथड यूज करते हो? उसमें एक मेथड तो यूज होती है, वो नोइंगली अननोइंगली होती है, लेकिन देयर इज अ मेथड। मुझे लगता है कि आप जैसे एक्टर कैरेक्टर के हिसाब से चेंज करता है ना अपने आप को, कपड़े वैसे पहनता है, गेटअप वैसा लेता है, वैसे ही लिरिक राइटर को भी करना पड़ता है। उसको उस तरह के डायलॉग, उस तरह के वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, उसको उस तरह की सेंसिबिलिटी में जाना पड़ता है, और एक काफी जेंडर फ्री वही लोग लिरिक्स अच्छे लिखते हैं। मैंने देखा है कि जो जेंडर फ्री होते हैं अपने माइंड में, मतलब वो एक लड़की की बात भी उतनी अच्छी से कह सकते हैं जितनी एक लड़की की बात कह सकते हैं वक्त। और वो अगर थोड़ी सी सेंसिटिविटी आप में होती है तो आप बहुत अच्छे लिरिसिस्ट
होते हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अब तो खैर हमारे यहाँ पे लड़की, पहले तो हमारे यहाँ पे लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू और आदमी लिखा करते थे। आज हमारे पास हमारे समय में कई सारी लड़कियां भी अब गाने लिख रही हैं और बहुत कमाल के लिख रही हैं। तो दैट इज देयर। बट मुझे हाँ बिल्कुल सही बात है, जैसे लगे रहो मुन्ना भाई के बारे में बता रहा था कि उसमें आपको एक बम्बईया टोन लेना पड़ता है। परिणीता में एक मशी 70s का एक टोन है। 3 इडियट्स में आपको जीन्स टी शर्ट में ऑल इज वेल, मुर्गी का जान अंडे, उस तरह के एक गाने चाहिए होते हैं। खोया खोया चांद में आपको काफ़ी उर्दू चाहिए होती है। वैसे ही आप नवराई माझी करते हो तो वो मराठी फ्लेवर के साथ आप करते हो। तो एवरी टाइम यू हैव टू चेंज द अटायर लिटिल बिट। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ते हो? पढ़ता तो मैं मतलब उसके लिए स्पेसिफिकली उस वक्त पे तो कुछ पढ़ता हूँ या नहीं पढ़ता हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। वो कब कौन सी चीज़ कहाँ काम आ जाए ये नहीं पता होता आपको, तो आप पढ़ते रहो, आप सुनते रहो, आप देखते रहो। मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है। और जो फिर वही बात की, एक जो दुनिया में जनता की जो लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप उससे कट गए ना तो फिर गड़बड़ है। ग्राउंड मतलब रूटेड ग्राउंड पे आपका, हाँ, तो अगर आप आपके पास बड़ी गाड़ी आ गई है और आपके शीशे डबल उसके हो गए हैं और आप दुनिया से कट गए हो, अगर आप किसी की बात सुनना बंद कर चुके हो, फिर मुश्किल है। फिर आप धीरे धीरे वो टच लूज करने लगते हो आपके काम में, क्योंकि आप काम तो लोगों का कर रहे हो, पब्लिक का कर रहे हो। तो इसके लिए कान खुले रखने बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पढ़ने लिखने से भी ज्यादा जरूरी है कि आप सुनो। अपने ऑफ द रिकॉर्ड की बात कर रहे थे जब आप आए थे कि नवराई माझी आपकी मदर ने भी गाया है। हाँ। इनफैक्ट साउंड ऑफ नेशन में भी उन्होंने परफॉर्म भी किया था। तो ये पहला एक्सपीरियंस था मम्मी के साथ एक गाने का? हाँ, पहला एक्सपीरियंस। वो क्लासिकल सिंगर है, लेकिन जब गाने बन रहे थे तो वो सुलभा देशपांडे जी का कैरेक्टर था जो उस फिल्म में था, तो वो उनके लिए, उनके प्लेबैक के लिए कोई चाहिए था बेसिकली। तो वो अमित से बात हुई तो मैंने ऐसे ही बोलते बोलते बोल दिया, मैंने कहा मेरी मम्मी गा सकती है, पर मुझे मतलब, तो सारे ही खुश हो गए, गौरी खुश हो गए, अमित खुश हो गया, और बुलाओ बुलाओ बुलाओ। मम्मी आई, उन्होंने गाया एंड शी लव्ड सिंगिंग एंड नाउ दैट्स हर क्लेम टू फेम। हर कोई उनको नवराई माझी वाली इसकी वजह से जानते हैं। तो या गुड फन। तो इसके कारण घर में थोड़ी इज्जत ज्यादा बढ़ी? इज्जत तो हाँ, इज्जत तो एक्चुअली इज्जत बढ़ जाती है आपको जब पहले जिस बात से पेरेंट्स आपके डर रहे होते हैं ना कि यार ये जो चीज, वो उसको उतना ही ज्यादा वो बाद में क्लेम करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो भाई हम नहीं है। मेरे फादर का तो बड़ा मजेदार किस्सा है। वो मेरे से पहले पूछ लिया करते थे कि कौन सी फिल्म हो रही है अभी। मैंने कहा अभी ये वाली फिल्म हो रही है। काहे पूछे, बता दूं लोगों को? मैंने कहा अभी रुक जाओ। तो उनका ये था कि भाई तुम मुझे बताओ फिर मैं लोगों को बता देता हूँ। तो वो प्राइड लेने लगते। नेशनल अवार्ड जैसी चीज होती है तो देन दे एक्चुअली मेरा पूरा वैलिडेशन वहाँ आया पहली बार। आई टुक देम फॉर द नेशनल अवार्ड। That must have been, and that's like one, I think मुझे वो नेशनल अवार्ड मुझे मेरी माँ और बाप की आंखों में दिखा। मुझे मिला नहीं मिला हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि आप काम करते हो तो आपको कभी ना कभी आप उस तरफ जाते हो या नहीं जाते हो। लेकिन वो जो खुशी उनको दिखी थी ना, वो कि यार कुछ कर गया लड़का। तो जैसे वो इकोनॉमिक्स में एक टर्म है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। करेक्ट। कि पहला सेब खाओ तो ज्यादा वो मिलता है, दूसरा सेब का थोड़ा कम मिलता है। तो वैसे ही तीसरी बार जब नेशनल अवार्ड आया तो थोड़ा सा वैल्यू कम हुई, मतलब ऐसा? नहीं, वो उल्टा है, बढ़ता है ऐसा लगता है कि अरे यार ये मैंने एक्टिंग का सोचा ही नहीं था। मतलब दूसरा नेशनल अवार्ड मुझे, 2 नेशनल अवार्ड मुझे लिरिक्स के लिए मिले, जो कि मिलना बहुत बड़ी बात होती है और अच्छी बात होती है। लेकिन जब तीसरा नेशनल अवार्ड मुझे एक्टिंग के लिए मिला तो मैं तो इसमें रह गया, क्योंकि वो फिल्म भी इतनी किसी ने देखी नहीं थी। इट वाज अ मराठी फिल्म कॉल्ड चुंबक। हाँ, तो वो तो कुछ मजेदार बात हो गई। तो मजा भी आता है। नेशनल अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सच्ची बात बताऊं। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स, एंड यू गेट इट इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको देते हैं। और ये उस तरह का उसका एक प्रोटोकॉल होता है जो कि अपने आप में बड़ा मजेदार होता है। और वहाँ पे सब एक तरह, मतलब सारे एक होते हैं, मतलब ये पूरा नेशन का एक अवार्ड होता है। तो दैट gives you a lot of encouragement to do more good work, you know, that's for sure. तो आपने 2-3 बार ये कहा कि आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा तो कहानी को छेड़ते हैं या उसमें से निकालते हैं बातें।
कहानी में सबसे मुश्किल डिसीजंस कौन से थे आपके? मुश्किल डिसीजंस क्या थे यार? एक्चुअली सारे डिसीजंस, मैं एक्चुअली आई एम अ पर्सन हु गोज विद द फ्लो यार। मैं बहुत सारी चीजें डिसाइड नहीं करता हूँ, इधर दिस और दिस, ये करता नहीं हूँ, हार्ट से चलता हूँ। तो मैंने कभी रिग्रेट भी नहीं किया कि यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, और मुझे कभी उस तरह से चीज़ों को देखना नहीं पड़ा यार कि मैंने वहाँ गलती कर दी थी या नहीं कर दी थी। अगर कोई चीज़ मेरे साथ नहीं हुई है, हो सकती थी, नहीं हुई है, तो वो किसी रीज़न से ही नहीं हुई होगी। और मैंने अगर किसी समय पे कोई डिसीजन लिया था तो उस समय के हिसाब से मैं वैसे सोच रहा था, तो मुझे बहुत रिग्रेट्स नहीं होते। मतलब आई एम एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे अब वही है कि अब होता क्या है कि आप जब संजू बन रही थी और मेरी लगेरो मुन्ना, मेरी जो चुंबक की फिल्म की शूटिंग हो रही थी, अब मुझे चूज करना था कि एक फिल्म के लिरिक्स लिखूं या मैं फिल्म में एक्टिंग करूं। फिल्म एक्टिंग वाली फिल्म बहुत छोटी थी और जिसकी लिरिक्स लिखने थे वो फिल्म बहुत बड़ी थी। सारे लोग बोल रहे थे कि यार नहीं, कुछ एडजस्ट कर ले, कुछ बोल ले। मैंने कहा लेकिन अब अभी इस वक्त पे तो जॉय मुझे यहाँ ज्यादा मिल रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। तो मैंने एक्टिंग चूज किया और मैंने संजू नहीं की और राजू से माफी मांगी, और राजू ने अपनी तरह से उसको किया। लेकिन उस तरह से डिसीजंस मुझे नहीं लगता कि मैंने लिए भी होंगे बहुत सारे गलत डिसीजंस, पर आई डोंट रिग्रेट। तो आप बहुत ब्लेस्ड हो मेरे ख्याल से। बहुत लोग योग, साधना, मेडिटेशन करके जो पाना चाहते हैं आपको वो मिल चुका है। मैं नहीं, मिला भी नहीं। मैं दुखी रहता हूँ यार, ऐसी बात नहीं है। मुझे तकलीफ रहती है, मुझे कुछ एक लॉन्गिंग रहती है, कुछ अचीव करने का मन रहता है। ऐसा लगता है कि यार ये और हो। वो तो भूख हर आर्टिस्ट को जरूरी होती है कि भाई अगर वो ना हो तो आप टिकोगे ही नहीं यहाँ पे और कर ही नहीं पाओगे। तो वो हमेशा लगी रहती है कि यार मैं इसको कैसे और एक स्टेप आगे लेके बढ़ूं, कैसे इसको चीजों को करूं। लेकिन हाँ, एक बार करने के बाद उसके बारे में सोचता नहीं, क्या हो गया वो तो हो गया। और आपने बीच में मेंशन किया था कि आप गुलजार साहब को बहुत सुनते हैं। बहुत। अब इसके अलावा भी और कोई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट या पुराने आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा सुनते हैं आप? मैं सभी को सुनता हूँ, मैं ऑलमोस्ट सभी को सुनता हूँ, और मैं सबको बहुत प्यार से सुनता हूँ। मुझे हर किसी की अच्छाई, मुझे एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं सुग्राही, संस्कृत का वर्ड है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था, मुझे अच्छा लगा था कि अच्छा पिक करने वाला बनो। तो मैं वो बनने की बहुत कोशिश करता हूँ कि यार अगर कोई, तो गुलजार साहब मुझे बहुत अच्छे लगे। उसमें फिर गुलजार साहब की वजह से मैं गुलजार साहब के इंटरव्यूज सुने, तो उन्होंने शैलेंद्र की बात की थी, साहिर की बात की थी, उन लोगों को सुना मैंने। फिर मैं आनंद बख्शी तक आया, फिर मैं समीर साहब को सुना, उनके तो म्यूजिक के ऊपर हम ग्रो ही किए, उनके लिरिक्स के ऊपर। फिर मेरे कंटेम्प्रेरीज जब मैंने लिखना शुरू किया था तो प्रसून साहब थे लिख रहे थे, प्रसून जोशी लिख रहे थे, जयदीप साहनी लिख रहे थे। और उसके बाद में जो जनरेशन आई, अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर, कौसर मुनीर, अन्विता दत्त, इरशाद कामिल मेरे साथ ही शुरू हुए थे। इरशाद कामिल, इनफैक्ट कल ही मैं बता रहा था कि चमेली जिसके मैंने डायलॉग लिखे थे, वो इरशाद की पहली फिल्म थी जिसके उन्होंने लिरिक्स लिखे थे, बहता है मन कहीं। तो वी शेयर दैट लिटिल थिंग। मुझे इन सब का काम बहुत पसंद है। मुझे I really, and they are very uncanny, but हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मतलब हम 5 लिरिसिस्ट तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा। तो हम लोग यहाँ तक कि मतलब हमने मुखड़े अंतरे भी एक्सचेंज किए हुए हैं। मतलब वो अपने आप में मुझे बड़ी ऐसा लगता है कि ये सुलझे हुए लोग होते हैं लिरिसिस्ट जो होते हैं ना, उनको इतनी ज्यादा डर नहीं होता एक दूसरे की के होने से, और सभी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं इन सबको सुनता हूँ, मैं इन सबको जूनियर्स में राजशेखर, पुनीत शर्मा, हुसैन हैदरी, और भी कई सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा, वायु, तो बढ़िया, मजा आता है। और आपने काफी प्रोजेक्ट्स किए, आपने फिल्म भी की है, नॉन फिल्म भी किए हैं, ओटीटी पे भी, जैसे कला मैंने किया, पंचायत आपने की है, पंचायत मैंने एक्टिंग भी की, तो बहुत सारे आपने किए। बहुत सारी यादगार होंगी, बट कोई ऐसी यादगार कोलैबोरेशन या बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्बम आपको लगती है जहाँ पे बहुत मजा आया काम करके? नहीं, मेरे 2-3 एल्बम्स हैं जिनके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। एक 3 इडियट का एल्बम है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक अमित के साथ मैंने काय पोचे का एल्बम किया था, और फितूर का एल्बम। आई थिंक फितूर इज आवर
बेस्ट वर्क काय पूछे फितूर या ये 2 एल्बम मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्राउड होता है। मतलब ऐसे जब सुनते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ भाई यार ये कुछ सब्सटैंशियल काम हुआ है। एक और एल्बम मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बहुत नहीं सुना गया, खोया खोया चांद का एल्बम है, मेरा और शांतनु मोहित्रा का। आई थिंक क्रिटिकली लोगों को बहुत पसंद आया। बहुत पसंद है, पर हाँ मतलब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें जो वो इंटरनेट पे एक शब्द है ना कि अंडररेटेड, तो अंडररेटेड में बहुत सारे गाने आते हैं मेरे जो मुझे बहुत वो लगता है कि यार सारे ही गाने कैसे अंडररेटेड रह गए, और सारे लोगों को पसंद है लेकिन सारे लोग उसके बारे में कहते हैं कि अंडररेटेड है। तो वो एक है। मैंने बाकी बहुत मज़ेदार काम हुआ है। मैंने अभी एक फिल्म में एक्टिंग की जो मुझे बहुत मज़ा आया जो करने में। 3 ऑफ अस नाम की एक फिल्म है जिसमें मैं रिलीज होने वाली हो गई नेटफ्लिक्स पे है वो। जयदीप, अहलावत, शेफाली और मैं, वो 3 लोग हैं। अविनाश वरुण की, वो मेरा एक ये प्रोजेक्ट है। कला के गाने करने में बहुत मज़ा आया। कला के गाने, क्योंकि हम पांचों लिरिसिस्ट ने एक गाना लिखा उसके लिए, और मेरा गाना उसमें फिल्म में नहीं रिलीज हो पाया जो मैंने लिखा, लेकिन वो बड़ा गाना है, वो भी अंडररेटेड में नंबर 1 है, रुबाइयाँ अमित का गाना है। और एक गाना मुझे गाने को मिला, तो फन। आपने एक्चुअली फितूर की बात की, तो एक और बात आपको बता दूं, हम बाद में इस पे बात करेंगे। रिजेक्शन की भी हमने बात की। इनफैक्ट हम लोग एक नया शो कर रहे हैं जिसका नाम ही है रिजेक्टेड। ओह नाइस। और आपसे अभी तक बात नहीं हुई है, तो अमित ने फितूर वाला एक गाना सुनाया था जो कश्मीर में था, तो और वो आपने लिखा है गाना। तो इनफैक्ट हम कोशिश कर रहे थे कि उसी गाने से शुरुआत करें। उन गानों को लेके आए जो गाने बहुत पैशनेट हैं, बहुत मज़ेदार हैं, जो कंपोजर लिरिसिस्ट ने बनाए हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से रिजेक्ट हो गए। और बहुत बार क्या होता है कि उन पे ध्यान नहीं जाता, वो पड़े रहते हैं, बिल्कुल ठंडे बस्तों में पड़े रहते हैं। सही बात है। तो हम उसको रिवाइव करने की बहुत उसको, और बहुत लोग पसंद भी करते हैं। एक्चुअली मेरा एक पीयू बोले का एक अनहर्ड अंतरा था, वो भी रिसेंटली बहुत वायरल हो गया अभी रिसेंटली, क्योंकि मैंने कहीं पे गाया था, किसी ने, वो इंटरनेट भी कमाल की जगह की, कहीं से वो किसी इंटरव्यू में गाया था, वहां से किसी ने उठा के लगा दिया, एंड देन इट बिकेम। तो अब मुझे जहां जाता हूँ वो गाना पड़ता है। तो यहाँ भी गा दीजिए। गाना पड़ेगा मुझे नहीं पता था यार। नहीं, मैं जनरली ऐसा देखिए भगा दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओनली फॉर कंफर्टेबल है। तो पीयू बोले जो गाना है उसमें एक अंतरा है कि एक नदी से मैंने पूछा, इटला के चल दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है, बलखा के चल दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ फिर वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया। तो एक नदी सागर के पास जा रही है, उसके बारे में है। तो उसका एक सैड अंतरा हमने फिल्म में बनाया था, जो श्रेया ने रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन वो कहीं यूज नहीं हुआ क्योंकि इट वाज लॉन्ग, और फिल्म में कई बार ऐसा हो जाता है ना, रिजेक्टेड जो आप कह रहे हो, वैसा हो जाता है कि वो रह गया, पीछे रह गया। तो वो मुझे लगता था कि बहुत, तो मैंने कहीं सुनाया लोगों को और वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो मैं वो गा देता हूँ। एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी, सूखी सी, प्यासी अधूरी सी, अब तक बिछी है वहां, एक कतरा आंसू का उसमें पर बाकी है, मेरी ही तरह पिया। पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। मजा आ गया। इस पूरे जर्नी के दौरान में सबसे फनी मोमेंट कौन सा था? यार बहुत सारे फनी मोमेंट्स है, एक्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वैसे एकदम से फन तो याद नहीं आ रहा, बट हाँ मुझे वो रात याद है जब मैंने मोंटारे गाया था। रात के 12 या 1 बजे 2 गाने गाए थे हमने उस दिन रात को। 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, एक वो हुआ था सवार लूं,
लेकिन वो सवार लूं गाने के लिरिक्स थोड़े चेंज लिरिक्स अलग थे। उसके पहले बंगाली लिरिक्स मुरी थे। मुरी मुरी कीजे मुरी कोरी। कीजे कोरी था। हाँ। मुरी मुरी कीजे कोरी था। मुझे अभी भी लगता है कि मुरी मुरी कीजे कोरी वाज अ बेटर। मुझे इसलिए याद है क्योंकि आई यूज्ड टू मैनेज मोनाली एट दैट टाइम। वो हाँ, गाना गा के आके तो सुना रही उस थी। I रात remember को that हम लोगों song. ने, मोनाली ने और मैंने एक ही रात को वो गाना रिकॉर्ड किया था। और पहले मोनाली का रिकॉर्डिंग हुआ था और मेरा कम से कम रात को 2-2:30 बजे कुछ ऐसा रिकॉर्डिंग हुआ था। और मैंने मोन्टारे गाया था। एंड वी हैड सो मच फन, मी, अमित एंड अमिताभ। हम 3 ही लोग थे, कोई और था ही नहीं। तो हम ही मस्ती कर रहे थे, हम ही गा रहे थे, थोड़ा चल रहा था। और मेरे धर्मपाल जी को याद कर रहे थे। वो मैं तब करता था, अब आजकल नहीं करता हूँ। फिर व्हाट आर माय फनी मोमेंट्स? आई एम माय टू मेनी फनी मोमेंट्स, आई एम ओनली फनी ओनली। मुझे बहुत मजा आता है अमित क्या काम करने में, शांतनु क्या काम करने, शांतनु के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। शांतनु क्योंकि शांतनु लेट जाता है, लेट के काम करता है, तो इट्स वेरी नाइस। इज अ शॉक, मैं उसको शॉक ऑब्जर्वर बोलता हूँ। वो सारा प्रोड्यूसर का बाहर का प्रेशर ना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर नहीं आने देता। उसको सारे को बाहर रख के सो जाता है। मेरे ख्याल से वो जो बैलेंस की आप बात कर रहे थे वो कर पा रहे हैं। करेक्ट, वो कर पाता है, नहीं कर पाता है। और वो लोग जो उसके साथ इसीलिए मजा आता है क्योंकि वो आपके ऊपर, वो कभी भी टाइम का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आने देता। किसी भी चीज, मालूम है जल्दी है, और आपको तो पता ही है कि जल्दी होती है मतलब कितनी जल्दी होती है, लेकिन वो बोलता है तू तेरे टाइम से लिख। और फिर बोलता है लेकिन कब तक लिख देगा? मैंने कहा मतलब 2-3 नहीं तू टाइम ले। सो दैट वे। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट है? जिंदगी साली एम्बैरेसमेंट भरी। शुरुआत में जब मैं एक्चुअली, मेरे ऊपर मैंने बहुत प्रेशर लिया हुआ था गाना गाने का। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अजीब से लोग, अब मैं चूंकि सुनने वाले हैं तो उनको मैं बताता हूँ कि हम अजीब से हैंगअप्स अपने पाल के बैठे होते। उसमें एक मेरा हैंगअप ये था कि मैं आई डोंट डिजर्व टू सिंग बिकॉज माय पेरेंट्स हैव वर्कड सो हार्ड एंड उन्होंने तो गाना गाया नहीं और मैं यहाँ पे आके फोकट में गाने लगा हूँ, तो मुझे गाना नहीं, आई डोंट डिजर्व टू सिंग। इस तरह की एक मेरे मन में रहती थी। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं और फिर मैं उस हैंगअप को लेके जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाता था तो मैं और फंस जाता था, फिर मैं गा नहीं पाता था। तो एक गाना हम लोग गा रहा था, मैं शांतनु मोहित्रा के लिए, शायद किसी इसके परिणीता के लिए एक गाना था जो आया नहीं बाद में बाहर। वो मैंने स्टूडियो में, वो एक नोट गाने में मैंने 6 घंटे लगा दिए। एक नोट गाने में? एक मतलब वो गाते वहीं अटक जाता था। अच्छा, प्रदीप सरकार को चाहिए था कि मैं ही गाऊं, और मैं इतना टेंस और इतना अंदर से मेरा बंद था कि मैं गाता ही रहता था। और शांतनु मेरे को बाहर बैठा के बोला उसने मेरे को, तू ऐसे क्यों कर रहा है, तू गा सकता है, क्यों नहीं गा रहा है? बोले तू पहली बात तो सुन कि तू लकी है कि तेरे को लोगों को भेज देते यार, 2 बार में नहीं गा पाया तो दूसरे सिंगर को बुला लेते, तेरे को कोई चाह रहा है कि तू गाए और तू ये कर रहा है। पर दैट वाज वन इवनिंग व्हेन आई वाज लाइक थिंकिंग ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम समवेयर, क्योंकि सारे लोग बैठे होते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर एंड दे वांट यू टू सिंग एंड यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म। एंड देन व्हेन वो जब टॉक बैक ऑन नहीं होता और वो लोग वहां पे उस तरफ बात कर रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि यार भाई ये तो सोच रहे हैं कि मतलब ये आपकी पूरी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं और ये तो बोल रहे हैं कि तो अच्छा ही नहीं है, इसको भेज दो वापस और ये और वो। और सो इट वाज देन शांतनु यूज्ड टू टेक मी असाइड, 2-3 बार 4 बार रिहर्सल करवाता था। फिर धीरे-धीरे आई बिकेम कंफर्टेबल विद सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड सिंगिंग। वो जो आप बता रहे हैं एक्चुअली बहुत साइकोलॉजिस्ट ये बात करते ही हैं कि कुछ चीज़ें ना हमारे बचपन से ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती हैं। करेक्ट। और वो बोझ हमको पता भी नहीं होता कि हमारे ऊपर वो बोझ है, और हमने खुद पाल लिया होता है उस बोझ को। ऐसा मुझे लगा कि जब मेरे घर वालों से बात की तो वो दे आर वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग व्हिच दे हैव नथिंग अगेंस्ट इट। और वो तो ये भी बोलते हैं कि तू कितना अच्छा ये करता है, और आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे कुछ गलत कर रहा हूँ। तो खैर इस तरह की चीज़ें होती है। एम्बैरेसमेंट तो बहुत बार हुई है, कई बार हुई है। इस तरह की चीज़ें भी बहुत बार हुई है। कभी कभी लिखा नहीं जाता, बहुत दिनों तक आपसे लिखा नहीं जाता और वो या रिजेक्ट होता रहता है। कई बार, हर बार बहुत आसान जर्नी नहीं होती।
मैंने और अमित ने फितूर के लिए कितने ट्रैक्स बनाए होंगे, 8-8 10-10 ट्रैक्स पड़े हुए रिजेक्टेड में, मैं बता रहा हूँ आपको, अमित को भी याद नहीं। 8-8 10-10 गाने निकल जाते थे कि नहीं यार, ये नहीं यार, ये नहीं यार। और इनफैक्ट अभी परसों ही अमित मेरे पास एक गाना किया उसने, और मुझे बोला सर ये तो आपने लिखा है ना? मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लिखा है। बोले सर आपने लिखा है। मैंने कहा मैंने नहीं लिखा है भाई। कह रहे फिर मैं क्रेडिट किसका दूं? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम किसका देगा। तो किसी का उसने रखा हुआ गाना था, वो उसने वो यूज किया किसी एक सिंगर के लिए, और वो उसको याद ही नहीं किसने लिखा है, और वो कह रहा आपने लिखा है। मैंने कहा मेरे नहीं है लिरिक्स। बोले सर आपको याद करो आपके ही होंगे। तो मैंने कहा नहीं मेरे नहीं। बोले फिर मैं क्या क्रेडिट क्या दूं, मुझे तो पता नहीं किसने लिखा। कोई खड़ा हो गया यार कि भाई ये मेरा गाना है। तो बहुत 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 गाने रिजेक्ट होते हैं, बहुत लाइंस, बट आपको लगता है कि आपने बहुत कमाल की लाइन लिखी होती है और वो सामने वाले को नहीं अच्छी लग रही होती है। मार्केट प्रेशर्स होते हैं, ये सारी चीजें आपको तोड़ती रहती है, लेकिन आपको फिर भी उसके बावजूद खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि आपको मार्केट के बारे में एक और बात चीज समझनी पड़ती है कि मार्केट भी आपको आपकी वजह से पहचानता है। अगर मैं कुछ और बनने लग जाऊं तो वो शायद मुझे रिजेक्ट करने ही वाला है वैसे भी। तो मुझे अपने आप को मेंटेन भी करना जरूरी है, अपने आप, मेरी जो यूनिकनेस है उसको भी लाना जरूरी है, विथ ऑल द थिंग्स विच द मार्केट डिमांड्स। तो आपने जैसे बोला, मैं हर इंसान की लाइफ में हमेशा ऐसा होता है कि एक ऐसा डिसीजन होता है जो उसने सोचा कि बहुत सॉलिड है, ये मेरी ज़िंदगी बदल देगा, और कुछ नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ ना, उस पर बिल्कुल मन नहीं होता कि यार बस निकल जाए, और दैट कम्स आउट टू बी लाइक गेम चेंजर। मेरे ऐसे बहुत सारे किस्से हैं एक्चुअली। एक पिक्चर मैंने की थी, उसका नाम था क्रेजी कुक्कड़ फैमिली। उसमें ऑलमोस्ट मेरे को मेन रोल मिल गया था, प्रकाश झा प्रोड्यूसर थे उसके। और जब वो बन रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई ये तो निकल गया अपन कहीं और करने कुछ और तो उस टाइम पे अपहरण सब आ गए। हाँ, अपहरण वगैरह आ चुकी थी। उसके बाद में उन्होंने एक छोटी सी फिल्म प्रोड्यूस की थी, और नए लोग थे उसमें, लेकिन उसमें मैं था, और मैं ऑलमोस्ट उसमें मेन रोल था मेरा। और मुझे सारे लोग ये बोलते थे, और ह्यूमर थे, कॉमेडी वॉमेडी थी, तो मुझे सारे लोग बोलते थे कि भाई ये तो तेरा, वो विनय पाठक वाला जो सीन था ना कि वो जो एक फिल्म चल गई थी और वो देन ही बिकेम भेजा फ्राई चली थी, तो वो सबको लग रहा, सब लोग मुझे कहते थे कि तेरा तो निकल गया करियर, अब तो हो गया एक्टर। और मैं भी काफी, मतलब मुझे लगा था कि अभी हो गया यार भाई, हो ही गया। और वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई, उस समय पे हम लोग 5 लोग देखने गए पिक्चर, हमारे जो थिएटर में थे हम लोग थे। और देखा तो थिएटर में ज्यादा लोग थे नहीं, पीछे 2-3 लोग बैठे हुए थे और आगे हम लोग बैठे हुए थे। और हमने देखी, मैंने कहा चलो 2-3 लोग, ये वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगी, पिक्चर आगे। और वो 2-3 लोग जब इंटरवल में नीचे आए तो देखा कि वो मेरे डायरेक्टर के पेरेंट्स ही थे। तो 3 दिन में वो पिक्चर नीचे आ गई। और तब मैं मतलब बेवकूफ भी था थोड़ा सा, तो मैं चिकाम छोड़ने लगा था कि मैंने कहा छोड़ो यार, अब तो एक्टिंग ही करनी निकल रही है अपनी गाड़ी, तो मैं लिरिक्स नहीं करना यार, मेरा मन नहीं करता लिरिक्स करने का, टाइप की बातें करने लगा था। फिर देन आई केम ऑन ग्राउंड, मतलब चीजें फिर ग्राउंड पे आई, फिर जमीन पे आई, और फिर मैं। और ऐसा भी है कि जो इस पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं था, और वो बहुत बड़ा, मतलब विश्वास नहीं, मतलब यू आर नॉट टेकिंग दैट टू सीरियसली। हाँ बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी यार, मेरे ख्याल से बहुत सारे एल्बम्स है ऐसे, मतलब मुझे सच में नहीं पता था कि इतने बड़े हो जाएंगे मेरे गाने, कभी भी नहीं सोचा था। लिरिक राइटिंग इन इटसेल्फ इज अ थिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने जब मैंने बाबरामन लिखा था तो वो रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद पिक्चर 3 साल रिलीज नहीं हुई। फिर मैंने परिणीता की, और परिणीता और बाबरामन, परिणीता और हजारों ख्वाहिशें ऐसी सेम ईयर रिलीज हुई 2005 में। और तो मेरे दोनों गाने एक साथ आ गए, मतलब दोनों तरह के गाने, मतलब बाबरामन भी आ गया और परिणीता का एल्बम भी आ गया, और मैं रातों रात एक्सेप्ट ही हो गया, मतलब इंडस्ट्री में कि ये लिरिसिस्ट आ गया। तो दैट वाज एक्चुअली अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि मैंने उसके पहले मैं 3 साल पहले तक मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे लिरिक्स करना है, मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे म्यूजिक में गाना है, कभी नहीं सोचा था।
मतलब कसम से नहीं सोचा था कि मैंने एक बार भी, नहीं तो मैं इन लोगों से मिलता रहता, मैं कर सकता था। मैंने एक्चुअली सुधीर मिश्रा की सेटिंग्स में मैं जाता था, जावेद अख्तर के साथ बात करता था, आनंद बिजू शाह, तरह इन सब लोगों के साथ में मैं काम करता था, और मैं बकायदा मतलब असिस्टेंट की तरह देखता था, जावेद साहब को गाने लिखते हुए देखता था। मेरे मन में कभी भी नहीं आया कि यार ये लिरिक्स मैं लिख के देखता हूँ, कभी आया ही नहीं। और सडनली मैं आई वॉज अ लिरिक राइटर, एंड सडनली देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी, एंड दैट वाज वन बिग मिरेकल इन माय लाइफ व्हिच चेंज्ड द पाथ ऑफ माय लाइफ। True. आपने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि कभी कभी ऐसा होता है कि गाना आता ही नहीं है, लिख ही नहीं पा रहे, तो हमने सुना कि आप बाल काट लेते हैं उस टाइम पे। हाँ, मैं करता हूँ ये। एक्चुअली अभी तो बहुत बढ़ गए हैं, ये तो मैंने किसी रोल के लिए बढ़ाए थे इसलिए बड़े हुए हैं, वैसे काटना है इनको वापस। बट हाँ, मेरे जो कुछ टोटके होते हैं ना, तो हर किसी के होते हैं मेरे ख्याल से, वो मेरे भी है। मैं जब बहुत कहीं स्टक होता हूँ तो मैं हेयर कट कराता था पहले, कि बाल कटा लो तो थोड़ा सा एक हल्का होता है, और अलग अलग कुछ फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने से क्रिएटिव ब्लॉक ठीक होता है, मतलब ऐसा? फिजिकल अपीयरेंस से भी नहीं, कुछ एक फ्रेशनेस आती है आपके माइंड को, आपको लगता है कुछ चेंज हुआ, आप कुछ दूसरे बने, वो पुराना सब निकल गया, ऐसा कुछ एक वो होता है, हल्कापन महसूस होता है, थोड़ा सा दिमाग हल्का होता है। दूसरी चीज ये करनी होती है, जो मैं बाद में सीखा, बहुत बहुत दिनों के बाद में सीखा, कि छोड़ देना होता है, जिद नहीं करनी होती, आ जाता है वो। पहले होता था कि नहीं यार, करना ही है, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, ये अच्छा नहीं है, मैंने कर नहीं पाया, मैंने फिर भी धीरे धीरे पता लगने लगा कि नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। 2-3 थिंग्स मैटर। एक तो इफ योर ब्रेन इज टायर्ड मे बी, तो उसको थोड़ा रेस्ट दे दो। दूसरी बात है, हो सकता है कि जो आपको बोला गया है वो आपने ठीक से समझा नहीं है, कॉल द पर्सन, आस्क हिम अगेन व्हाट डज ही वांट, क्या होना है, कैसे होना है, तो फिर धीरे धीरे चीजें अच्छे से होने लग जाती है। बट हाँ, मतलब पर हाँ, है कुछ टोटके हैं लिखने के, फ्रेश पेज चाहिए होता है लिखने के लिए। मेरे साथ तो बड़ा मजेदार किस्सा है कि मैं जब छोटा था तो मेरे बहुत लंबे बाल थे, आहा। और मैं हर साल काट लेता था, गंजा हो जाता था, चेंज होने, भगवान ने गंजाई कर दिया। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है गंजा होना, मैं बहुत हुआ करता था गंजा। ये तो मेरे बढ़ गए हैं, और 1 महीना और बढ़े रहेंगे, उसके बाद कट जाएंगे। अब काटना ही है, मैंने बहुत दिन हो गए नहीं काटे। तो क्रिएटिव ब्लॉक होने का वेट कर रहे हो? हाँ, मतलब एक ठीक है। जैसे हर लिरिसिस्ट के ना कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अमिताभ आए थे, वो बोल रहे थे कि मुझे ना सुराही वर्ड मिल गया, तो मुझे वो कहीं यूज करना था। आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक बहुत फेवरेट वर्ड है? हाँ, एक ना माइंड उस तरह से काम कर रहा होता है, जैसे एक आध कोई वर्ड कहीं से फंस जाता है आपके माइंड में, और आपको लगता है कि यार ये कहीं तो डालना है, ये कहीं तो डालना है। अभी जैसे मैं परसों ही हमारे ग्रुप पे, अमिताभ वाले ग्रुप पे कहीं बात हो रही थी कि कामिल वर्ड किसी ने गाने में यूज नहीं किया। कामिल कामिल का मतलब है कि कंप्लीट कामिल यूज नहीं हुआ। और वहीं पे मैं घूम रहा था, एक दिन कोई एक गाना मिला, मैंने डाल दिया कामिल उसमें। तो वो कुछ वर्ड्स के साथ ऐसा हो रहा होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि यार ये वर्ड्स जो है, ये आपके पास, आपका ना ब्रेन एंटीना वर्ड्स ही ढूंढ रहा होता है। हमारा जो लिरिक राइटर्स का एंटीना होता है, वो वर्ड्स ढूंढ रहा होता है, और कहीं से कुछ मिल जाए ना, तो आपको लगता है कि हाँ यार, ये बहुत मजेदार है, ये कहीं यूज होना चाहिए, ये बहुत मजेदार है, ये कहीं यूज होना चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स है। फिर मेरे कुछ वर्ड्स है जो मेरे इसमें आते ही है, जिसकी वजह से लोग मुझे सपना, मेरे इस गानों में आता है कहीं ना कहीं, बाबरा मन देखने चला, एक सपना हो या कोई भी हो, एक सपने की इमेज से मेरा कोई लेना देना है, मैं उसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। जैसे एक वर्ड मेरे उसमें कि मुझे ना, मैंने 2-3 जगह पे ट्राई किया कि वो एक लड़की की इमेज को जरी से कंपेयर करना, जो जरी का काम होता है, उससे तो मैंने ये एक बार एक यशराज के गाने में मैंने क्या था, ऐसी नाजुक है वो जैसे दुपट्टे के ऊपर जरी, ऐसे वो एक लागा चुंदरी में दाग का गाना था, उसमें मैंने इस्तेमाल किया था। और फिर अभी मैंने प्राइवेट जो गाना निकाला, एक और अंडररेटेड एल्बम है, वो भी एक अंडररेटेड एल्बम। करेक्ट, अंडररेटेड का बादशाह हूँ यार। अंडररेटेड में ओवररेटेड, अब रेटेड मेरे को रेटिंग कर दो यार, ओवररेट कर दो। और जैसे आप गाना लिखते हो, कभी हुक लाइन का कितना प्रेशर होता है आपके ऊपर? होता है, पर मैं हुक लाइन का ही प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर, हम और कोई प्रेशर ही नहीं होता। लेकिन मुझे किस्मत से मुझे ना ऐसे वो कुछ गाने होते हैं ना जो मेरे पास आते ही नहीं है,
तो मेरे ऊपर उस तरह से हुक का प्रेशर मैं लेता नहीं हूँ, मैं थॉट का प्रेशर लेता हूँ कि कोई थॉट अच्छा पकड़ में आ जाए, कोई करेक्ट थॉट आ जाए। लेकिन प्रेशर तो हुक का बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक करेक्ट करेक्ट, और वो उसमें कोई प्रेशर की उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि एक कोई चीज अच्छी सी कैची सी नहीं मिले ना, तो लोगों का कान नहीं आता उसके लिए। तो लोगों का कान आने के लिए आपको एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ती है जो सिचुएशन के साथ में भी जाए और लोगों को अट्रैक्ट भी करे कि यार हाँ यार ये, और दूसरा आपको अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप भी वही वही नहीं लिख सकते हो। मतलब जब लोग कहते हैं ना कि हुक लाइन का प्रेशर होता है, तो मैं कहता हूँ कि लेकिन वो प्रेशर तो आप भी अपने आप को देते हो ना। आपको थोड़ी पुराने गाने जैसे ही गाना वापस लिखना है, आपको भी कुछ नया कहना है ना, आपको भी कुछ नई तरीके से एक ही बात कहनी है, क्योंकि सिचुएशन तो वही है, वही प्यार है, वही डांस है, वही शादी है, वही 10 सिचुएशन है, उसके अंदर से किसी न किसी सिचुएशन पे आपको गाना लिखना है। तो आप वैसा का वैसा कैसे लिखोगे, या आपके कंटेम्प्रेरीज जो लिख रहे हो उसके उस साथ में भी आप कंपेयर करते हो अपने आप को, तो आपके ऊपर वो प्रेशर खुद भी आता है। तो मुझे लगता है कि अगर अगर रिकॉर्ड लेबल्स बोले कि आप हुक मत लिखो, आपको जो लिखना है लिखो, तो क्या आप सेम गाना लिख दोगे? नहीं ना, आप फिर भी एक अलग तरीका तो ढूंढोगे उसको लिखने का। और आपने एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल का जो बैलेंस है करेक्ट, वो आपको रखना ही पड़ेगा। अटेंशन स्पैन भी शॉर्ट हो गया है। बहुत सारी चीजें, 2 मिनट के ऊपर का गाना कोई सुनता नहीं है आज की डेट में। अंतरे, मेरे को डायरेक्टरों ने, बड़े बड़े डायरेक्टरों ने बोला हुआ है कि यार तू हुक सुना दे, अंतरे तो तू लिख लेगा, मुझे पता है। सुनने भी नहीं होते उनको। हाँ, लोगों को भी याद हाँ, आजकल याद होके ही होते रहा रहता है। हाँ, तो अब उसमें क्या गलत है? ओके। और बहुत लोग हैं जो पहले लिखते हैं फिर उस पर धुन बनती है, बहुत लोग धुन पे लिखते हैं। आपका नहीं, ज्यादातर तो 90% तो धुन पे लिखना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपने पहले लिखा और उसकी धुन बाद में बनी। 99% तो आप धुन पे ही लिखते हो। और अगर आपको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लिरिक राइटर बनना है, तो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करते हो तो आपको, क्योंकि फिल्म कंपोजर जो होते हैं ना, वो अलग अलग लैंग्वेजेस से आते हैं। उनको जरूरी नहीं कि उनको आपकी जबान उतनी अच्छे से आती है। कोई बंगाली होता है, कोई तमिलनाडु से आता है, रहमान साहब है, या तमन है, या कोई और है। ये लोग तमिलनाडु से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है, कहीं कहीं से आया हुआ है। अब उसको जरूरी नहीं कि वो आपकी पोएट्री को पकड़ के उसको वैसा का वैसा कंपोज कर दे, लेकिन हाँ, उसकी लिरिक, उसकी म्यूजिक का मीटर तो आप पकड़ सकते हो और उसमें आपकी पोएट्री डाल सकते हो। तो इसलिए जरूरी है कि आपको वो काम आए। अगर वो काम आपको नहीं आता है तो फिर आप हिंदी फिल्मों में, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। उसके लिए गाना आना जरूरी नहीं है, उसके लिए सिर्फ मीटर समझना जरूरी है। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो फिर देन। तो मीटर समझने की कोई टेक्निक है? अपकमिंग लिरिसिस्ट हैं बहुत सारे लोग हैं। मैं तो मेरी टेक्निक बताऊं, जो मेरी भी है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लिरिसिस्ट की भी है, जो नोइंगली और अननोइंगली करते हैं। अमिताभ भी करता है, ये भी करते हैं। पैरोडी लिखो, जो एग्जिस्टिंग गाने हैं ना, उसमें अपने वर्ड्स डालो। तो समझ में आ जाए। चौदहवीं का चांद हो तुम या आफताब हो, तो उसको कुछ अपना बना लो, उसमें अपनी तरह के कोई लिरिक्स डाल लो। बहुत करता था मैं पहले, मतलब, और वो मस्ती मस्ती में करते रहो। उसमें मजाक मस्ती भी चलती रहती है, और आपकी स्किल भी पॉलिश होती है। आपको दी हुई धुन पे, उतनी जगह पे, उतनी समय, उतने वर्ड्स में आपको थॉट फिल करते आना चाहिए और इंटरेस्टिंग वर्ड्स फिल करते आना चाहिए। उसका एक ही तरीका है कि आप लिखे हुए जो ऑलरेडी गाने, तमिलनाडु के गाने उठा लो, उसको हिंदी कर दो अपनी तरह से, क्योंकि उसको आपको समझ में भी नहीं आ रहा है क्या करना है, तो उसकी तरह से अपनी हिंदी करो। एक्चुअली बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि स्पेनिश हो, कोई भी धुन पे आप लिखना शुरू कोई कर भी धुन सकते पे लिख लो आप, और आप अपने लिए लिखो और देखो कि यार ये गाया जा सकता है क्या, सिंगेबल है क्या। एक्चुअली राइट। आपकी इनफैक्ट एक कविता पे गाना बना, तुम जाओ मत रहो, आपने पहले लिखा था, उसके बाद वो उसके बाद बना मेरा। वैसे गाने कुछ जैसे अमित ने मेरा एक गाना बनाया है, महाकाल, जयकाल महाकाल विकराल, वो पहले मेरे से उसने लिखवाया था। एक प्रदीप सरकार की फिल्म की थी अमित त्रिवेदी ने, उसके अंदर एक अलमारी गाना था, यादों की अलमारी। वो गाना वो अंडररेटेड है। वो उसने वैसे किया था। एक पीके फिल्म में मेरा गाना है, 4 कदम बस 4 कदम, जो मेरी पोइट्री की किताब में से एक पोएम थी, वो उठाई गई थी। कि मतलब उसका मुखड़ा उठाया, वो आइडिया उठाया था, फिर मैंने लिरिक्स अलग से उसके पूरे किए। लेकिन बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम, एक सांस चलोगे साथ। ऐसे कहीं कहीं पे कुछ कुछ होता है, पर हमेशा नहीं होता हो।
और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लगता है कि म्यूजिक कंपोजर के मीटर पे लिखने से आप नया सोच पाते हो, नहीं तो आपका एक इनहेरेंट मीटर होता है, आप उसी में लिखोगे। वो चैलेंज करता है आपको कि यार कुछ अलग सोच, कुछ अलग अलग मीटर में लिख, कुछ अलग कर। तो मुझे तो आज ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे तुम धुन दे दो, मैं, और फिर पता भी होता है कि 6 लाइन लिखनी है। फ्री हो तो लिखते जाओ। नहीं हो तो लिखते जाइए। सही है, सही है। आपने काफी लोगों के साथ काम किया, बट ऐसा कोई फिल्म मेकर या डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर है? कंपोजर तो मैं रहमान के साथ मैं नहीं कर पाया हूँ। एक फिल्म मैंने की है उनके साथ, लेकिन वो तमिल फिल्म को हिंदी किया था, रोबोट, एंदिरन। तो उसके गाने मैंने किए थे, उन्होंने मेरा एक गाना गाया भी है उसमें, नैना मिले। पर उनके साथ एक अच्छा हिंदी एल्बम करने का मन है, वो नहीं हो पाया। और शंकर एहसान लॉय के साथ काम नहीं कर पाया। ऐसे कोई फिल्म मेकर भी है जिनके साथ काम करने का बड़ा मन हो? म्यूजिक वाइज इम्तियाज अली के साथ डेफिनेटली मन है। लेकिन कुछ कुछ जोड़ियां आपको ब्रेक करने का भी मन नहीं करता। जैसे इम्तियाज और इरशाद का काम इतना मजेदार है कि आपको लोग, जैसे विशाल के साथ काम करने का मन है, लेकिन विशाल और गुलजार साहब का काम इतना इतना बढ़िया है कि आपको लगता है कि यार ये बना रहे। मतलब हालांकि मैं विशाल को कहता हूँ कि कभी कुछ हो जाए, जगह मिल जाए तो मुझे बुला लेना। कहते हैं नहीं 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 नहीं, करना है अपने, वो बात होती है। वैसे इम्तियाज के साथ में भी, लेकिन इम्तियाज का और इरशाद की और रहमान साहब की वो भी एक कमाल इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन है मजेदार, पर अब आप ख्वाहिश है, उसका क्या करेंगे। नहीं, ख्वाहिश है तभी तो पूरी होंगी। आपका तो ऐसे भी सपना फेवरेट बर्ड है, मेरा तो बहुत है। तो सही आएगा। आपने एक्चुअली एक जगह बोला था कि स्क्रिप्ट और स्टेज में बहुत अंतर है। जब आप थिएटर में डायलॉग लिखते हो तो जब स्टेज पे जाते हैं इम्प्रॉम्प्टू, वो करते 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 ही फाइनल होते हैं। तो लिरिक्स में भी ऐसा ही होता है? हाँ, मतलब लिरिक्स भी मतलब मेरा लिरिक राइटिंग के स्टेजेस 3-4 होते हैं। मतलब मैं अपने प्रोसेस बताता हूँ सिर्फ कि जैसे मेरे को कोई ट्यून मिली है तो मैं पहले उसके ऊपर अपनी तरह से डमी वर्ड्स लिख देता हूँ, कुछ भी जो भी आ जाए। मतलब जिब्रिश, गालियां, कुछ भी। गालियां डालने से समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाता है, क्योंकि वो गालियां तो उस जगह पे डाल दो, आपको पता चल जाता है कि इसका गाने का वजन क्या है गाने का। फिर उसके बाद एक जैसे पेंटर करता है ना, 3 हाथ लगाता है ना, वैसे मैं 3 हाथ लगाता हूँ लिरिक्स पे, खुद प्रेजेंट करने के पहले। 3 हाथ लगाता हूँ। फिर मैं उसको उसके ऊपर जो लिखना है वो लिखता हूँ, फिर मैं सुनता हूँ, फिर उसके साथ रहता हूँ एक आध दूसरा दिन, और फिर मैं फाइनली देखता हूँ कि मुझे इसमें क्या लिखना है। तो मेरे लिए बहुत जरूरी यह है कि वो गाना मेरा अपना बने। जो ट्यून है वो मुझे इतनी अच्छे से याद हो जाए, जैसे मेरे को जो अपने पॉपुलर गाने याद रहते हैं। पहली बार सुन के उसके ऊपर जल्दी जल्दी लिखने लगूं तो मेरे से अच्छा नहीं लिखा जाता। वो गाना ट्यून सुन सुन के वो अच्छे से अपने अंदर रच बस जाए, उसके डमी वर्ड्स भी आपने गा के रच बस गए, उसके बाद में फिर आपको पता चलता है कि यार हाँ, इसमें अब ये लिखा जाना चाहिए। उसके बाद भी रिजेक्ट होता है, वो बात अलग है। तो कभी आपने ऐसा किया है कि आपको एक फिल्म मेकर या कंपोजर आपको समझ में आ गया, आप नाम नहीं भी बताओगे चलेगा, कि यार ये ना मेरे से 6-6 बार लिखवाता है, मैं इस बार ना मतलब प्लानिंग करके जाऊंगा, मुझे जो पसंद करवाना है वही पसंद करवाऊंगा? ऐसे स्ट्रेटेजी करते हैं? ट्रिक्स आप करते हो, लेकिन आप अंडररेट कर रहे होते हो उसको। मुझे लगता है कि जैसे कुछ कंपोजर्स, हर किसी कंपोजर से भी ज्यादा फिल्म मेकर, हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, हर किसी का अपना एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में आपको ढलना पड़ता है। विधु विनोद चोपड़ा सर के साथ में मैं काम करता हूँ, वो वाह वाह करके गाने लेते हैं। 2 ही उनको चीजें आती है कि यार वाह, और दूसरी आती है शिट, है ना। तूने कमाल लिखा है या तूने शिट लिखा है, भाई वापस लिखते। इतना सिंपल है। वहां पे कुछ भी आपको बनावट करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप जाके ऑनेस्टली प्रेजेंट कर दो, या तो वो ले लेंगे या तो नहीं लेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो समय लगाते हैं, सोचते हैं, यार 4 लोगों को सुनाते हैं, घर ले जाते हैं गाना, दोस्तों को सुनाते हैं, कोई कुछ बोलता है, वहां से फीडबैक इकट्ठा करते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आप ट्रिक्स कितनी भी यूज करो यार, वो अल्टीमेटली वो होता वही है जो होना है।
कुछ कुछ लोगों को लेट ही समझ में आता है, और उसमें मुझे लगता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप हमेशा वो पहले रखो। और मुझे एक विशाल ददलानी की बात हमेशा बहुत बहुत पसंद आती है, और मैं वो हमेशा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। जब गाना रिजेक्ट हो जाता है ना, तो आप उसको साइड रख के पूरी तरह से नया प्रेजेंट करो। वो अगर बोले ना कि उसमें से ये ठीक कर दो, नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ो, एक और उसको उससे बेटर ऑप्शन देने की कोशिश करो। और अगर आप वो करते हो ना, तो वो हो सकता है कि वो ही गो बैक टू दैट, कि यार नहीं, वो मेरे को बहुत when you try not to sell, that's the best way to that's sell. the best way to, because you cannot underestimate. See, there is a certain person who is making a film, यार करोड़ों रुपए उसमें घुस रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। वो एक विजन लेके आया हुआ है, आप उस विजन को असिस्ट करने के लिए आए हुए हो। अगर वो उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप, कई बार डायरेक्टर इनडिसिसिव भी होते हैं, आपको उनका उस समय पे हाथ पकड़ना पड़ता है कि भाई हाँ चल, ये भी देख ले तू, ये भी देख ले, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है यार यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। उस समय पे आपको उनका हैंड होल्डिंग भी करनी पड़ती है कि भाई हम हैं, वी आर देयर, ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं, देख ले दोनों में से तेरे को कौन सा अच्छा लगता है। एक और तरीका भी हो सकता है। तो यू हैव टू बिकम अ कोलैबोरेटर। यू कैन नॉट लुक एट थिंग्स कि यार मेरा गाना रिजेक्ट हो गया, मेरा गाना सिलेक्ट हो गया। आप कोलैबोरेट करने जाओगे वहां पे, उनके साथ काम करोगे, वो आपको बताएंगे अच्छा है, नहीं है, अच्छा है, ये है, वो है। आपको समझना पड़ेगा कि वो कहीं से आ रहा है, भले ही वो बहुत आर्टिकुलेट करके नहीं बता पा रहे आपको कि यार भाई मैं ये। जनरली रिएक्शन से होते कि बेटर हो सकता है, वर्क नहीं कर रहा है, ये 2-3 चीजें होती है, लेकिन उसमें से आपको ये समझना पड़ता है कि क्या वर्क नहीं कर रहा है, इसके लिए क्या चीज है जो इसको ठीक करके चाहिए। तो एंड इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इनफैक्ट आपने विदु विनोद चोपड़ा जी का नाम लिया, मैं अभी रिसेंटली आईफा अवार्ड हुए थे, अवार्ड मिला था 12th फेल को, और बहुत इंस्पायरिंग स्पीच दी थी उन्होंने स्टेज मेरी पे। पोएम में हाँ, वो उन्होंने बोली भी थी पोएम, और उन्होंने बोला था कि वो 70+ है, और आज भी वो जील और वो पावर है। 12th फेल पे आपने भी काम किया, और इट हैज़ सीन इनक्रेडिबल थिंग। मतलब मेरे पर्सनली बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म देखी, जो फिल्म देख के ना 4-5 बार रोना आया। यू कुड फील एवरी सिंगल पेन। और जो भी छोटे गांव छोटे शहर से आए हैं ना, उन सबको कम से कम फिल्म में ऐसे 5 मोमेंट्स होते हैं जो आपके साथ हो चुका है, आपके साथ फील हुआ है। तो पहली बात तो वो एक्सपीरियंस। मैं जनरली कभी भी किसी गेस्ट को ना पुश नहीं करता गाने या बोलने के लिए, बट वो कविता भी प्लीज आपकी जो है ना वो भी बताना, बहुत अच्छी कविता है वो। चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं। चल जीरो पे चलते हैं, चल यार खुद से फिर मिलते हैं। तू हंस के जी या रो के जी, एक उम्र तो तुझको जीना है। जो झूठ के पीछे भागे तू, हर मोड़ पे झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। चल खुशियों से मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं। चल यार खुद से फिर मिलते हैं। चल सच की डगर चलते हैं, चल अपने बचपन से मिलते हैं। चल सच की डगर चलते हैं, चल भोलेपन से फिर मिलते हैं। दिल खोल के सीटी मारेंगे, यारों को गले लगा लेंगे। जो बचा खुचा है टिफिन में, मिलजुल कर सारे खा लेंगे। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से इतना डरना है। चल खुशियों से मिलते हैं, चल वापस जीरो पे चलते हैं। वाह, फिल्म का नाम ही है जीरो से स्टार्ट। जीरो से रिस्टार्ट। जीरो से रिस्टार्ट। वो मेकिंग पे फिल्म बनाई है, और क्या बनाई है। मतलब अब आज हम पॉडकास्ट पे हैं, और मैं सच में बोलता हूँ कि वो आदमी इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन इसलिए मैंने परिणीता से काम किया उनके साथ में। परिणीता मैंने की, लगेरो मुन्ना भाई मैंने की। ही वाज द प्रोड्यूसर देन, एंड ही यूज्ड टू बी इन्वॉल्व्ड, क्रिएटिवली इन्वॉल्व्ड इन म्यूजिक मेकिंग। फिर मैंने उनकी खुद की फिल्म एकलव्य थी, जो मेगा स्टारर थी, अमिताभ बच्चन, सैफ अली खान, उसके डायलॉग्स लिखे थे मैंने, उसमें छोटा सा रोल भी किया था। मैं उनको असिस्ट भी करता था, उनके साथ रहता था। उसके अलावा भी कई सारी फिल्में मैंने उनके साथ की। मैं उनके साथ लगातार काम कर रहा हूँ। एक आध फिल्म हमने साथ में लिखी भी थी, जो कभी बनी नहीं। तालिस्मान नाम था उसका, वो अनाउंस हुई थी। बट दैट मैन इज प्योर पैशन एंड हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। तो अगर वो उनकी कोई चीज काम भी नहीं की है ना, तो वो पर उन्होंने उसके बनने में कहीं डिसऑनेस्टी नहीं गई है।
हम लोगों ने इतनी सारी फिल्में में करते हुए उनको देखा, जैसे वो उनकी फिल्मों में वायलेंस होता है था पहले, परिंदा से लेके अगर आप यहाँ तक आओगे तो उनके इसमें एक तरह का स्टाइलाइजेशन होता था। मैं जब 12th फेल पे उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे वो एक नया आदमी था। वो ऐसा बहुत मुश्किल है कि एक अपना पूरा बना हुआ स्टाइल, अपना पूरा बना हुआ काम करने का तरीका अलग रख के पूरी तरह से रीइन्वेंट करते हुए अपने आप को वो फिल्म बनाए रहे थे। और अब 12th फेल सिर्फ इसीलिए देखनी चाहिए कि कितनी ऑनेस्टी के साथ वो फिल्म उन्होंने शूट की है। उसके अंदर कोई गिमिक्री नहीं है, कोई नहीं है। जैसे आप एकलव्य देखो, उसमें एक से एक शॉट्स है, एक से एक फाइट सीक्वेंसेस है, एक से एक चीजें हो रही है, ऊंट भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है, धर 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 धर, ये सब हो रहा है। 12th फेल में ऑनेस्टली कहानी के साथ, कैरेक्टर के साथ कैमरा चल रहा है और सब हो रहा है। तो दैट्स व्हाट मेक्स दैट मैन ग्रेट, यू नो। एंड एट द एज ऑफ 70, ही इज 70, 72 है। 72, हाँ 72, एंड ही हैज रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ लाइक नोबडीज बिजनेस। और अगर वहां आप नहीं सीख सकते और अगर आपको लग रहा है कि यार आपने कुछ नहीं किया है जिंदगी में, तो फिर आपको सोचना चाहिए, क्योंकि 72 के एज में वो आदमी ने फिर खड़ा हुआ, उसने फिर एक फिल्म बनाई, और ऐसी फिल्म बनाई जिसने करोड़ों लोगों के दिल को छुआ है। इनक्रेडिबल, मतलब। इनफैक्ट आपके जो गाने भी हैं वो स्टोरी के साथ इतने अच्छे वीव्ड हैं हाँ, कि जिसने भी फिल्म देखी है वो धीरे धीरे गाने और बढ़ते जा रहे हैं। उनके साथ काम करने का यही वो ओल्ड, उसमें एक ओल्ड स्कूल ऑनेस्ट वो भी है कि वो लोग फिल्म के गाने बनाते हैं, तो ही इज नॉट वरीड अबाउट गाना अलग से चलेगा, गाना अलग से चलेगा या नहीं चलेगा। वो नैरेटिव का हिस्सा है। इनफैक्ट आई मस्ट से दिस ऑन पॉडकास्ट, ही yesterday gave me a humongous bonus for writing this poem. Wow. He just called me and he says, no bro, this the song you have written, मैंने ये किया, तो he just paid me. तो जरूर बोलनी चाहिए। हाँ, ये बोलनी चाहिए, मतलब मुझे लगता है तो मतलब I have to say this, और because of this poem only। उसने मेरे को दोपहर को सडनली फोन आया कि सर विनोद बुला रहा है घर पे, तो मैंने कहा क्या हुआ यार, मुझे लगा कुछ अच्छा लगा नहीं लगा। बोला यार वो पोइट्री मैंने वहां पढ़ी और ऐसा, और तूने बहुत अच्छी लिखी है, और ये गाना कोई खरीद नहीं रहा है, लेकिन मैंने कहा यार तेरे को मैं बोनस देता हूँ, तो मुझे और शांतनु बोनस दिया। उन्होंने बताया था कि वो एक अगली फिल्म पे काम कर रहे हैं। अगली फिल्म पे और जिस फिल्म के बारे में भी सब लोगों ने बोला था कि मत बनाइए, बोला कि अब मैं बनाऊंगा। 12th फेल के बारे में मैं मेरे सामने, see that's if you Vinod is somebody who understands film business. Nobody understands it like him. He knows that it's a business of risk taking. He takes that risk. वो रिकवरी, जो मेरी समझ है उसमें, कि लोग तो रिकवरी के लिए काम करते हैं, दो डाले दो मिल गए, फिर बाद में बात करते हैं। दिल से बनाते हैं, वो दिल से बनाते हैं, वो बढ़िया। उन्होंने कहा यार ये पिक्चर मैं थिएटर में रिलीज करूंगा, बढ़िया बनी है मेरी पिक्चर, और हुई। और IMDb की रेटिंग देखो आप, उसकी हाईएस्ट रेटिंग पे है अभी। इनफैक्ट सलीम आए थे, सलीम सुलेमान, उन्होंने बोला था कि जब वो बैकग्राउंड म्यूजिक करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइलेंस कहाँ देना है। 12th फेल में भी साइलेंस को जिस तरीके से यूज़ किया है, जनरली हम बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड डिजाइन आजकल ज़्यादा करते हैं, बट 12th फेल में मेरे ख्याल से साइलेंस को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे से पूरी फिल्म में, बहुत अच्छे से साइलेंस को बहुत अच्छे से यूज। इवन एक गाना है 12th फेल का, 12th फिल्म में, एक तो रीस्टार्ट हमने किया, वो तो अलग गाना है, लेकिन एक गाना है क्या कहे तुम, वो लव सॉन्ग, एक छोटा सा पोर्शन है उसका। उसकी भी कहानी है कि विनोद ने हमको बुलाया, मेरे को, शांतनु को। अच्छा, 12th फेल में विनोद चोपड़ा के साथ मोस्टली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब यूथ है जिसने काम किया, सिवा मेरे और शांतनु की, जो हम उसके ओल्ड पुराने समय से हम उसके साथ काम कर। तो हमको बुलाया उन्होंने और हमको कहा कि, मेरे को बुलाया, और जनरली क्या होता है यार, गाना बनाना है, गाना ये करना है, इस तरह की बातें होती है। तो उन्होंने बुलाया और एक गाना निकाला लैपटॉप में से और सुनाया। वो हमारा ही गाना था, जो हमने एक वो फिल्म किसी के साथ बना रहे थे 8-9 साल पहले, एक गाना रिकॉर्ड किया था, रफ स्क्रैच रिकॉर्ड किया था, श्रेया की आवाज में ऐसी। बोले यार ये गाना मेरे को 12th फेल में यूज करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसा कैसे ही करना है, थोड़े लिरिक्स चेंज करेंगे, थोड़ा यहाँ मेरे साथ है गाना, आई वांट टू डू दिस। इट्स कन्विक्शन का मास्टर है वो
कहे तुम लबों से बोलो ना, बोलो ना, one of the बोलो best ना, song. बोलो ना, बोलो ना। वो गाना पुराना गाना है यार, 8 साल पुराना, और वो ऐसा लगता है कि फिल्म के लिए ही बना है. उसके लिए बना है। फिर उसमें दूसरी बड़ी बात कि मेरी हीरोइन ही गाएगी इसको, फिल्म में वो लड़की गाती है। फिर जो हमने वर्जन है उसका एक श्रेया के साथ वर्जन है, बट फिल्म में जो पीस उसने उन्होंने यूज किया वो लड़की नहीं गाया। तो ही जस्ट गोज फॉर व्हाट इज राइट। समटाइम्स ही फेल्स, समटाइम्स ही सक्सीड्स, बट ही गोज फॉर व्हाट इज राइट। देखो आप ना, इनफैक्ट आपने बहुत फाइट भी किया है। रिसेंटली आपकी एक मराठी फिल्म थी देओल, उसमें कुछ क्रेडिट को लेके भी इशू हुआ था। क्रेडिट के बारे में आप काफ़ी मैं क्रेडिट के बारे में मैं थोड़ा सा सो आज अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ आपके हिसाब से? बहुत, हाँ, और हो रहा है। और मुझे ना उसमें मुझे कई बार क्या लगता है कि मीडियम्स चेंज हो रहे हैं ना, उसकी वजह से भी कंफ्यूजन से। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत जानबूझ करके आपको क्रेडिट नहीं देता कई बार। मतलब मैं उसके लिए हमने फाइट किया है, मैंने और हम क्रेडिट लोगों दे ने दो यार। क्रेडिट दे दो यार का बड़ा मूवमेंट भी किया था हमने, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें की थी। अभी देवल को लेके भी जो प्रॉब्लम हुई थी, अब उसमें मुझे पता चला, मुझे पता है कि मेटाडेटा कोई और भरता है, और जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो सिर्फ उसको वैसे का वैसा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का इसका ऑप्शन उसके पास ऑप्शन नहीं है उसको चूज करने का। लेकिन अगर मैं चिल्लाऊं, मैं अगर पब्लिक में नहीं बोलता हूं ना, तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मेरे को बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो मैंने थोड़ा सा कहीं पे बोला तो वो बात फैली, तो उन्होंने उन लेबल को फोन किया, लेबल से मेटाडेटा इमीडिएटली रातों रात करेक्ट हुआ। दूसरे भी खोले होंगे उन्होंने कि यार हाँ इसको ठीक करो। तो मुझे लगा कि वो सब होना जरूरी होता है। एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स आई स्टिल फील कैन बी मेड बेटर। लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्राइमरी आर्टिस्ट में जो नाम आते हैं उनका क्रेडिट क्लियर नहीं है, हिस्ट्री, इट्स अ रॉन्ग हिस्ट्री और राइटिंग। हमारे यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, एक सिंगर होता है, एक कंपोजर होता है, और एक लिरिक राइटर होता है, लिरिक्स राइटर होता है। अब बड़े बड़े AR रहमान साहब है, या अमित त्रिवेदी है, या शांतनु मोहित्रा, इन लोगों को तो लोग जानते हैं। एक कोई 3 अगर नाम है कि विनोद, स्वानंद और अमिताभ, ये जो भी है जिन्होंने पहले ही काम किया है, तो लोगों को कैसे पता चले किसने क्या किया? कहाँ खोलेंगे वो क्रेडिट? कहाँ? कैसेट पे सीधा सीधा होता था यार, सीडी पे सीधा सीधा आता था, ये कंपोजर है, ये लिरिसिस्ट है, ये सिंगर है। और रहमान साहब ने तो पीछे पूरी लिस्ट डाल देते थे कि गिटार किसने बजाया है, तबला किसने बजाया है, ये किसने बजाया। तो दीज थिंग्स शुड बी स्ट्रीमलाइंड। दैट्स व्हाट आई स्टिल फील कि देयर इज वर्क टू बी डन देयर इन दैट फील्ड, एंड आई एम श्योर दे विल डू इट। इसलिए इसका प्रॉब्लम इंटरनेशनल कल्चर का भी है। इंटरनेशनली आदत है पॉप स्टार्स की, तो वो पॉप स्टार्स का क्या है कि अगर आप देखोगे लिरिसिस्ट कंपोजर का नाम ही नहीं है। करेक्ट। तो वो कल्चर कभी कभी ना बोझ बन जाता है, वो हमारे लिए बोझ बना हुआ है इस वक्त। हाँ। तो मैं उनसे यही कह रहा था, मेरी उनसे जब बात होती है, मतलब तो मैं ही कहता हूँ कि ठीक है, वो बिल्कुल मैं आई अंडरस्टैंड, बट कैन वी नाउ शिफ्ट एंड चेंज थिंग्स, यू नो, लाइक इन हमारा मार्केट भी इतना बड़ा है यार, हमारा ऐसा तो है नहीं कि हम मेरे ख्याल से काफी हो चुका है, अब और होना पड़ेगा। और नहीं और वो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इंडिविजुअल की गलती नहीं होती उसमें, या उस तरह की उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि अनअवेयर लोग होते हैं और वो चीजें रह जाती है। और अभी क्या है, जैसे IPRS है, IPRS में सारे लिरिसिस्ट भी पार्ट है। व्हेन अ बॉडी रिप्रेजेंट दीज इश्यूज, इट्स इजियर आई थिंक टू डील। It is easier to deal with, and see, एक wrong credit है उसको correct कर देना is a great thing, but what policy matters कौन लेगा? पॉलिसी डिसीजंस कौन लेगा? अगर पॉलिसी लेवल पे चीजें चेंज हो जाए ना, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक फैक्ट चेकिंग कोई चीज बैठा दो यार। अगर उन्होंने जो कि स्पॉटिफाई ने मुझे कहा कि बैठाया है उन्होंने, कोई एजेंसी उन्होंने लिया है, मैंने कहा मेटा डेटा वहां से जो आया है उसको फैक्ट चेक तो कर लो, वेरीफाई कर लो यार कि भाई ये सेम है कि नहीं। मतलब आपको नहीं पता, जो लेबल से वो गाने गए थे कुछ भी नाम भरे हुए थे यार। एक सीनियर, मतलब मैंने एक मेल सिंगर ने वो गाना गाया हुआ है देवल का, एक वेटरन फीमेल सिंगर का नाम उसके सिंगिंग में लिखा हुआ है। मतलब आवाज फीमेल की भी नहीं, मेरी आवाज है यार, और एक वेटरन फीमेल सिंगर का नाम एज अ सिंगर लिखा हुआ है उसके ऊपर, और बाकी कोई क्रेडिट नहीं है, कंपोजर का क्रेडिट नहीं है, लिरिसिस्ट का क्रेडिट नहीं, कोई क्रेडिट नहीं। तो किसी ने वहां पे बैठ के मेटाडेटा भर दिया यार, तो उसका एक, आप बहुत बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हो, आपका कोई तो वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए यार कि ये कैसे हुआ। तो बोले वो उन्होंने रखा है, एंड आई एम श्योर उन्होंने रखा है। विशिंग की और अच्छा हो, हाँ, थोड़ा और बेटर हो जाए, और कुछ नहीं, बाकी तो क्या है। तो सर अभी हम अब आगे ना, हमारा एक सेगमेंट है आज द गेस्ट।
हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग अपकमिंग लिरिसिस्ट म्यूजिशियंस भी हैं, तो सवाल कुछ बेसिक भी हो सकते हैं। उनके कुछ सवाल है जो आपसे हम पूछना चाहते हैं। तो सर, आज द गेस्ट में हमारा पहला सवाल है कि आपको एज अ लिरिसिस्ट किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्ट होता है, पहले लिरिक्स लिखना और उसके बाद कंपोजर को अप्रोच करना, या फिर कंपोजर से धुन लेके उसके बाद में लिरिक्स लिखना? एक्चुअली मैंने इसका जवाब शायद दिया है हाँ, पहले। correct, हमने बात भी की है। तो मैं वही है कि मुझे लगता है कि दोनों ही तरीके से आपको काम करना आना चाहिए और दोनों ही तरह से कंफर्टेबल होना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि मैं पहले लिरिक्स लिख सकता हूँ बहुत आसानी से और वो कंपोज कर सकता है डायरेक्टर, लेकिन कंपोज की हुई ट्यून पे लिखने में चैलेंज होता है और आप भी अपने कुछ नई चीज़ें आप अपने अंदर से ला सकते हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि कई बार वो मीटर जो आपका इनहेरेंट, हर किसी का एक अपना इनहेरेंट मीटर होता है, अपनी एक खुद की रिदम होती है, वो उसी में लिख सकता है या लिखता है। पर कभी कभी वो रिदम अगर कोई कंपोजर की कंपोजिशन तोड़ देती है, अगर कि सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। अब ये मांझा वर्ड मैं शायद पहले लिरिक्स लिख रहा होता तो नहीं, उसमें भी खास करके अमित की जो उसमें जो ट्यून थी कि टा 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 टरडा टा 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 टरडा टा 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 टा, ये था। तो अब वो हाँ हाँ है जज्बा हो, अब ये दो वर्ड में अलग से नहीं लिख सकता था, अगर वो ट्यून नहीं होती तो ये लिरिक्स नहीं होते। Correct. और सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा, अब तारा रा 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 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, अब ये मेरे को कंपोजर के मीटर पे आया। अब ये मेरा मीटर नहीं हो सकता था। मेरे को अगर वो कहता कि आप लिख दो, मैं कुछ और लिखता शायद, लेकिन वो वही होता जो मैं सोच के बैठा होता है, ये ट्यून ने मुझे दिया। तो ऐसी कई चीजें हैं। एक गाना है हमारा बहुत ब्यूटीफुल, जो गाना बहुत हमारा इंस्टाग्राम पे काफी वो तस्वीरों के साथ में काफी वायरल हुआ था। वो हर फूल 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 ब्यूटीफुल, उसकी भी वही वो वर्ड्स, वो चीजें आती ही वहां से कि वो वहां से आपको ट्यून मिली हुई है, वरना फिर आप लिखते हो और फिर वो कंपोज करता है, वो भी हो सकता है। ओके, अगला सवाल है कि एक ऐसे लिरिसिस्ट के लिए जो ज्यादा जाना पहचाना नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ अपनी फीस कैसे नेगोशिएट करनी चाहिए? मांग लेनी चाहिए, देगा तो देगा, नहीं देगा तो मना ही करेगा। यू आर द वैल्यू विच आप वो वैल्यू हो जो आप अपने आप की करते हो और आपको सामने वाला जो पे करता है, दैट्स द वैल्यू। कोई रूल नहीं है? कोई रूल नहीं है उसका। तो अगर आपने मांगे और उसने दे दिया तो यार क्या बात है, उसकी जरूरत पे भी डिपेंड करता है। उसके पास अगर दुनिया में वो चाहे एवरेस्ट के ऊपर बैठा है और उसको एक गाना बनाना है और उसके पास कोई लिरिक राइटर नहीं है और आप ही पहले हो, तो जो मांगोगे दे देगा। डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई है, बिल्कुल। और ऑल्सो मेरे ख्याल से किसको ज़रूरत है शुरुआत में, अगर आप नए हो तो आपको एडवर्टीजमेंट प्रमोशन की भी ज़रूरत है, तो अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो अ प्राइस। बहुत पहले गाने के तो पैसे भी नहीं मिले थे यार, कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन शायद ही किसी को मिलता है। हाँ, और वो लेकिन वो बावरा बनता है, वो गाना उस पिक्चर में लगना मेरे लिए इतने दरवाजे उसकी वजह से खुले कि मैं इजीली, मुझे जरूरत भी नहीं थी उस समय पर। मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे इसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरा तो ये था कि भाई चलो लग रहा है गाना पिक्चर में, और क्या चाहिए। ओके, अगला लंबा सवाल है। मुझे एक यंग इंसान के तौर पर 10वीं 13वीं सदी के पुराने हिंदी मराठी लैंग्वेजेस, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, महाराष्ट्री, अपभ्रंश समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इन्हीं पर बेस्ड होता है और कई बार लिटरल और इम्प्लाइड मीनिंग समझना मुश्किल होता है। क्या आप कोई रिसोर्सेज या लिटरेचर रिकमेंड कर सकते हो जो हमें इस सुंदर और रिच युग से इंट्रोड्यूस कर सके? यार पढ़ना ही पड़ेगा, और क्या, उसका एक ही तरीका। और मुझे लगता है म्यूजिक उसको सुनने का सबसे अच्छा तरीका, उसको म्यूजिक के फॉर्म में सुनो, तो धीरे धीरे उसका भाव समझ में आने लग जाएगा। मुझे ऐसा कोई खास मेथड तो नहीं पता कि जिसकी वजह से आप ये कर सकते हो, लेकिन लैंग्वेज इज अ थिंग टू बी लर्नड। अभी जैसे मैं कल किसी से मतलब मैं अगर हमारा जो शौक है, मतलब लिरिक राइटर्स का, जो हम लोगों को हम जो वर्ड प्ले करते हैं, हमारा यही शौक होता है कि कोई चीज देखे कि यार ये वर्ड कहाँ से आया है, क्यों आया है। जैसे कोई बोल रहा था कि यार जुगाड़,
तो ये जुगाड़ वर्ड था। फिर मैंने कहा ये जुगाड़ कहाँ से आया? फिर कहीं मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि यार कोई जुगत लगानी पड़ेगी, तो जुगत, तो ये जुगत कहाँ से आया? तो ये युक्ति से आया है। तो युक्ति युक्ति जुगत जुगत जुगाड़, ऐसे, तो ये ट्रैवल किया हुआ है। तो अगर आप उसकी ट्रैवल की जर्नी देखोगे तो आपको हर वर्ड समझ में आ जाएगा। आपसे कोई वर्ड ऐसा नहीं होता, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये इसके आसपास का कोई मीनिंग है। एंड देयर ऑल ऑफ देम आर सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स इन एवरी लैंग्वेज। एवरी लैंग्वेज इज इंटरकनेक्टेड। जो खासकर ये हमारी इंडियन लैंग्वेज है, संस्कृत से निकली है, कोई पाली से निकली है, और इन्हीं उर्दू, हिंदी, फारसी, संस्कृत के मिक्सचर से, अरेबिक के मिक्सचर से पैदा हुई लैंग्वेज है। और वो अंग्रेजी तक जाती है। मतलब अगर आप देखोगे पितृ, तो पितृ पिता होते हैं, तो फादर होते हैं, पितृ पिता फादर, मातृ माता मदर। माँ को ज्यादातर लोग माँ से ही बोलते हैं, या माँ, जो बच्चे का पहला प्रोनाउंसिएशन होता है ना, अम्मा, माँ। ये इतनी सिंपल चीजें है, और इसको आप पढ़ने की, समझने की कोशिश करोगे तो सारी भाषाएं आपको एक तरह से जुड़ी हुई दिखाई देती है। और फिर उसमें पुराना नया, भोजपुरी में सारे हिंदी के अपभ्रंश। तो मुझे लगता है कि लैंग्वेज में रस लेने से होगा वो, ऐसी कोई एक किताब नहीं है जहां से आप सब कुछ सीख पाओगे। मतलब लैंग्वेज मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करते 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 सुनो यार, समझ में आए ना आए, सुनो। फोक लिरिक राइटिंग पर अपनी कमांड कैसे बनाई जा सकती है? फोक लिरिक कोई जॉनर नहीं होता यार। फोक लिरिक तो हिंदी सिनेमा का गाना न्यू फोक सॉन्ग ही है। आप लोगों के दिलों की बात लोगों के तरीके से करो, उसी को फोक का मतलब क्या होता है? लोक कला। वो सालों साल से बनते लोगों की प्रैक्टिस में आती है, और फिर लोग उसको गाने लगते हैं। आप फोक जैसा कुछ लिख सकते हो। मैं मतलब कभी मुझे किसी ने कहा कि फोक गाने जैसा, तो मैं फोक जैसा गाना लिखता हूँ, लेकिन वो फोक बनेगा या नहीं बनेगा वो मुझे नहीं मालूम। वो फोक तभी बनेगा, फोक बनेगा। वो फोक बनने के लिए तो वो फिर जब वो सुपर हिट हो जाएगा और लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बन जाएगा तो वो फोक हो जाएगा। इट्स अ फोक सॉन्ग। तो मुझे लगता है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आर द फोक सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। वो हमारी, आपकी शादियों में बजेगा, आपके घर में बच्चा पैदा होगा तब बजेगा। आप कोई बूढ़ा 60 साल के बुजुर्ग अपनी 60 साल की या 65 साल के बुजुर्ग अपनी 60 साल की पत्नी को गाएंगे कि वो मेरी ज़ोहर ज़बी तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। वो फोक सॉन्ग है यार उसकी जिंदगी का। So that's what is folk. वेरी वेल सेड। ओके, प्लेबैक सिंगर के लिए म्यूजिक वीडियोस में एक्टिंग कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? मत करो। एक्टिंग एक अलग विधा है, म्यूजिक सिंगिंग एक अलग विधा है, दो अलग अलग चीजें। कुछ लोग दोनों कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। जो लोग नहीं कर सकते उनको एक्टिंग सीखनी चाहिए। ठीक, गाना आप गाते हो, और जब आप गाना गाते हो तो आप बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। बहुत सारे सिंगर्स के बहुत मुंह बनते हैं गाना गाते समय, लेकिन आप वीडियो जब बना रहे होते हो तो आपको गाना गाने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। आप गाना गाते समय जैसे दिखते हो वैसे दिखना जरूरी नहीं है। तो धीरे टू बेसिक थिंग्स। सो आई थिंक अगर एक्टिंग अच्छी करनी है तो एक्टिंग सीख लो। एक्टिंग सीखो। ओके, मैं मेलोडीज और ग्रूव्स बना सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी मेलोडीज के लिए लिरिक्स लिखना कैसे स्टार्ट करूँ? 99% यूथ मेरे पास यही सवाल लेके आता है, अपनी मेलोडीज के लिए वर्ड्स कहाँ से लिखो। तो मुझे लग रहा है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो अपनी लैंग्वेज से। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप हिंदी लिखो। आपकी मदर टंग जो भी होगी, उस मदर टंग से प्रैक्टिस शुरू करो। जो आपको बात कहनी है वो उस मेलोडी के थ्रू कहने की कोशिश करो, और करके देखो। क्या है, मेरे साथ जो सोचने से नहीं होता, कर डालो। और ये 99% यंग म्यूजिशियंस आते हैं और मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर लिरिक्स नहीं हो पाते हमसे, लिरिक्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो बहुत सारे लिरिक्स सुनो। आपको मेलोडी इसलिए आती है क्योंकि आपने बहुत सारे मेलोडी पे ध्यान दिया है, आपने उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। तो लिरिक्स को भी वैसे ही सुनो, और शुरुआत करो अपनी लैंग्वेज से, शुरुआत करो डमी से। डोंट वरी, फेल होने से मत डरो, कूदो, मिल जाएगा कुछ, आ जाएगी हाथ में। ट्रू। इनफैक्ट विराग सर आए थे, विराग मिश्रा, उनसे पूछा था किसी ने, बोला कि यार आनंद बख्शे स्कूल ऑफ म्यूजिक है तो सुनो। और जो आपने भी कहा कि
डमी लिरिक्स ट्राई करो, लिखना शुरू करो। सुनो तो सुनो सुनो, लिखो सुनो। आपको म्यूजिक क्यों आया? क्योंकि आपने उसकी तरफ कान दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको मिलते हैं कि उनको लिरिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते, मेलोडी पे ध्यान देते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेलोडी से ज्यादा उनके लिए लिरिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों तरह के लोग होते हैं, मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, True. मैं दोनों सुनता हूँ। आजकल के हम जैसे यूथ को पोएट्री लिखने के लिए आप कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? आई थिंक इट्स द सेम आंसर। लिखो, एक ही गाइडेंस है, सोचो मत। हमारी प्रॉब्लम क्या है, राइटरों की, सोचते बहुत है। पेपर पे डालो। मुझे पहली स्क्रिप्ट मैंने जब लिखने वाला था मैं मेरे एन के शर्मा मेरे डायरेक्टर है, उनसे रोज सुबह बैठता था, उनको डिस्कस करता था 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा, वैसा करता हूँ। एक दिन उन्होंने कहा, भाई काके सुन, 100 पन्ने लिख, फिर आ मेरे पास यार, मैं डिस्कशन नहीं कर सकता। और मैंने 100 पन्ने लिखने में बैठा, और मैं बता रहा हूँ आपको, 20वें पन्ने पे मुझे सब समझ में आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। करेक्ट। तो इट्स करने की कला है, करते की कला है, करो। क्या आप मोंटारे गाना बनाने के पीछे की कहानी शेयर कर सकते हैं? हम बंगालियों के लिए ये एक फेवरेट गाना है। यार मोंटारे गाना बनाने की कहानी तो मैंने आपके साथ शेयर की, क्योंकि गाना तो मैंने सिर्फ गाया है, और बनाया तो अमित ने और अमिताभ भट्टाचार्य ने है उस गाने को। और शेयर जॉय यार, अपने मैं अकेला सिंगर हूँ, जो लिरिसिस्ट सिंगर हूँ, जिसने मेरे कंटेम्प्रेरीज के गाने गाए हैं। मतलब अमिताभ के गाने मैंने गाए हैं, मैंने वरुण ग्रोवर के गाने गाए हैं, मैंने अन्विता दत्त का गाना गाया हुआ है, मैंने बहुत सारे लिरिक राइटर्स के गाने मैंने गाए हुए हैं। और मुझे वो बाइफर्केशन भी करना आता है कि अपने लिरिक्स जब गाना है और किसी और के लिरिक्स से जब गाना है। और मोंटारे का ऐसा ही गाना है जो जिसमें मैं और अमिताभ दोनों का सिंगिंग क्रेडिट भी है। अमिताभ के वर्ड्स है, मैंने गाया, लेकिन उसमें जो एक बाउल पोर्शन है, प्राण पकी में उड़ा जाए, वो पोर्शन अमिताभ ने गाया हुआ है, तो सिंगिंग क्रेडिट भी हमारा था। एंड इट वाज फन यार, मस्ती। इनफैक्ट अमिताभ उनकी स्टोरी बता के गए थे, तो जितने भी सवाल पूछे हैं अमिताभ वाला एपिसोड में जाके वो स्टोरी सुन सकते हैं गाना बनाने। अरे उसने बताया ना ये बात। हाँ करेक्ट, स्टोरी बताइए। देखो, आपने क्रेडिट के लिए तो बहुत सारी बातें की और आप करते रहते हो, बट सिर्फ क्रेडिट से तो कुछ नहीं होता है, पैसे भी बहुत ज़रूरी है। तो रॉयल्टीज और इनकम का सोर्स, आर यू सेटिस्फाइड विथ हाउ लिरिक्स आर पेड? No, now things are changing. So, of course, लिरिक राइटिंग की फीस, देखो क्या होता है कि वो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सक्सेस बेस्ड स्ट्रक्चर है। तो एक को ज़्यादा मिलेगा, जिसका गाना ज़्यादा सुना जाता है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो ज़्यादा टर्म्स डिसाइड कर सकता है। जिसका कम सुना जाएगा वो कम कर पाएगा। हाँ, लेकिन एक बेसिक मिनिमम फी होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग रहती है कि भाई एक बेसिक मिनिमम तो राइटर को लिखने का मिलना ही चाहिए। उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। वो होगा, मुझे लगता है उसमें देर लगेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मेरा पहला गाना बावरा मन है और मुझे उसके पैसे नहीं भी मिल रहे, तो मैं करूँगा वो। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा गाना लग जाए। तो वो वैसी हर किसी की भी इच्छा होती है कि भाई मेरा पहला गाना लोगों को सुनाई दे जाए, फिर अगर वो लोगों को अच्छा लगा तो इट विल गेट मी पेड। मेरे पास दूसरे लोग आएंगे लिखवाने के लिए, मेरे को उससे पैसे मिलेंगे। तो और थैंक्स टू जावेद अख्तर साहब ने जो लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से कॉपीराइट एक्ट इंडिया का चेंज हुआ, 2012 उसमें 2012 में अमेंडमेंट्स हुए, उसकी वजह से रॉयल्टीज इन प्लेस हुई। आज की तारीख में लिरिक राइटर्स को रॉयल्टीज IPRS दे रहा है, जो पहले बहुत सिस्टमेटिक नहीं था। रेवेन्यू भी हर साल काफी IPRS का खुद का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, और उनकी भी उनको भी पैसे आने की, उनके रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं। तो और उसकी वजह से बहुत सारा मैंने IPRS में देखा है कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स को जिनके कोविड के टाइम पे या इसके टाइम पे जब उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनको IPRS के थ्रू हेल्प भी गई थी। तो चीजें बहुत बेटर तो हुई है थैंकफुली। आपने कहीं बोला था शायद कि दिल्ली और इंदौर से आपकी राइटिंग आती है, तो कितना इन्फ्लुएंस रहता है उस दौर का, भाषा का, कल्चर का? मुझे लगता है कंप्लीटली वो भाषा का और उसका इन्फ्लुएंस तो आपके ऊपर हमेशा रहेगा ही। जो बचपन में आपके कानों पे चीजें पड़ी हुई है, जो मुहावरे आपने सुने हुए हैं, जो आपने चीजें इनवाइब की हुई है, जो जैसे इंदौर जो शहर है हमारा, वो मुहावरों का शहर है। मतलब एक दूसरे से लोग की
अगर आपने एक बात बोली और मैंने एक बात बोली और फिर आपने एक बात बोली, तो मेरी बात लास्ट होनी चाहिए, इसकी होड़ लगी रहती है ना। ये मतलब उसमें घंटों बीत सकते हैं कि भाई तुमने कुछ बोला तो मैंने उसके ऊपर कुछ बोला, और उसने कुछ बोला तो उसके ऊपर मैंने कुछ बोला। तो वर्ड्स का और ये बैंटर का की चीजें, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती है, और वो सारी अगर आपके पास में आपके जहन में जमा होती है, वो सेंसिबिलिटी आपके जहन में जमा होती है, और वो वहां से आपकी लैंग्वेज में वो आ जाती है ऑटोमेटिकली, आपके लिरिक्स में आती है। अब देखिए, ये बड़ी मजेदार बात है कि इंदौर से और लखनऊ से ज्यादातर लिरिसिस्ट आते हैं। क्यों है ऐसा? कोई तो रीजन होगा। मतलब मैं बहुत बड़ा क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग हैं, आप देखना। मतलब ये ऐसे नहीं कि कोई आके बोलेगा यार हम तो पंजाब से आए हुए, तो मैं कहूँगा हाँ सही बात है, पंजाब से भी आते हैं। तो वो मुझे लगता है कि क्योंकि ये जहां पे वर्ड से खेल होता है ना, उन लोगों को वर्ड्स में दिलचस्पी उनके लिए वर्ड से खेलना इजी होता है और उनको मन करता है वो करने का। आपने ये भी कहा था कि मराठी इंडस्ट्री में क्रिएटिव फ्रीडम हिंदी इंडस्ट्री से ज्यादा है। वहां पे हीरो सिस्टम नहीं है, वहां पे उसके ऊपर डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली उतना बड़ा रेवेन्यू नहीं है। जितना बड़ा रेवेन्यू होगा उतने कंस्ट्रेंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा उसके ऊपर स्टेक होल्डर्स होंगे और उतने ही ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, उतनी ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री चलती है ट्रेंड्स पे, जो नहीं चलनी चाहिए। हमको सबको पता है कि ट्रेंड्स पे नहीं चलनी चाहिए, हर चीज यूनिक होनी चाहिए, लेकिन हम चलते ट्रेंड्स पे ही है। एक पिक्चर अभी थोड़ा सा हॉरर फिल्म्स, हॉरर कॉमेडी चल रही है, एक के पीछे एक हॉरर कॉमेडीज बनेंगी, तब तक बनेंगी जब तक वो चलना बंद नहीं हो जाएंगे। करेक्ट। तो वो ट्रेंड सेटिंग, वो ट्रेंड पे चलने वाली इंडस्ट्री रहती है। तो जब पैसे आते हैं तो लोग ट्रेंड पे चलते हैं कि यार भाई जो चला हुआ है वही मैं करूंगा, जो चला हुआ है वही मैं करूंगा। चलो, जहाँ पे पैसे उतने आने नहीं वाले, जो भी बना रहा है उसको थोड़ा बहुत रेवेन्यू पे उसकी शांति हो रही है, वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो नया कुछ करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि यार ये से शायद ये चल जाए, शायद वो चल जाए। इसीलिए मुझे लगता है इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है कि वहां पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार शायद ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा या ये चलेगा, तो क्रिएटिवली लोग उसको अप्रोच कर रहे हैं। दूसरा, हीरो सिस्टम नहीं होने की वजह से कंटेंट, वो मराठी का ऑलरेडी है भी कि वहां पे लेखक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। इवन मराठी नाटकों में जो बहुत सक्सेसफुल नाटक भी हुए हैं, उसमें यह रहता था कि किसका नाटक है, किस राइटर का नाटक है, फिर हीरो कौन है उसमें बाद में आता था। तो उस वजह से अभी भी कंटेंट पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि यार क्या देखने जा रहा हूं मैं, उसमें कौन एक्टिंग कर रहा है वो बाद में आता है। हमारे यहाँ पे एक्टर पहले आता है कि यार कौन एक्टर है, फिर मैं फिल्म देखने जाऊंगा। फिल्में लगती नहीं बिना एक्टर के नाम के, बिना एक्टर बनती भी नहीं, लगती भी नहीं, मतलब। करेक्ट। सर, अभी रिसेंटली आपने एक और चीज़ पे कमेंट किया था, एनिमल मूवी में जिस तरीके से औरत को दर्शाया गया है, आपने उस पे लिखा था कि वो सही नहीं है। तो क्या आप भी जब गाने लिखते हो तो आर्ट और आर्टिस्ट को डिफरेंशिएट करते हो, या फिर ध्यान रखते हो कि जो आप लिख रहे हो उसका समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लिखते हो? नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं देखिए सर, वो यही बहुत, मैंने वो एनिमल फिल्म के बारे में यही लिखा था कि मैंने कहा यार मैं भी इंदौर से आता हूँ, मैं भी एक तरह की सोसाइटी से आता हूँ। सिनेमा ही है जिसने मुझे सोशल इक्वालिटी को समझाया है, सिनेमा से सीखा हूँ मैं। यहीं पे मदर इंडिया बनी थी, और यहीं पे भूमिका बनी थी, और यहीं पे क्वीन बनी, और यहीं पे इंग्लिश बनी, और मैंने इनके अंदर पार्ट में इनके अंदर काम किया, या ऐसी कई और फिल्में शाम बेनेगल ने बनाई, या जावेद साहब ने, मतलब यश चोपड़ा ने बनाई फिल्में। और मैं यहीं से सीखा हूँ कि यार राइट एंड रॉन्ग क्या होता है एक सोशल स्ट्रक्चर में। कुछ फिल्में आती है जो वो उसको ब्रेक करती है, आपको लगता है कि यार ये पीछे ले जा रही है उसको। तो उसके ऊपर मेरा कमेंट था कि यार मैंने ये जो सीखा है, ऐसा नहीं कि मैं सीख गया हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सीख गया हूं, मैं सीख रहा हूं, तो उसको अब मैं अपने काम में लाने की कोशिश करता हूं कि यार उसमें मेरे किरदारों के जरिए या मेरी भाषा के जरिए कोई एक इनजस्टिस ना हो, कोई एक ऐसी चीज ना फैले कि जो आगे चल के लोगों को वो ठीक ना लगे, या आप अगर किसी सिनेमा में ये कहते हैं कि यार ऐसा करना ठीक है औरतों के साथ, तो हो सकता है कि कोई एक छोटे शहर में, मैं इंदौर, मैंने ना सिनेमा का रिश्ता लोगों से सीधा सीधा देखा है। मैंने जावेद अख्तर और सलीम जावेद की पिक्चरें देखने के लिए, अमिताभ बच्चन की पिक्चरें देखने के लिए मैंने घंटों घंटों लाइनों में खड़ा रहा हूं। हमारे को साइकिल की ट्यूब से मारते थे, मतलब
उसके बीच में जाके हाथ डाल के 3 टिकट निकाल के लाना वाज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ लाइफ। घर से निकलते थे तो पुरानी शर्ट पहन के निकलते थे, वो शर्ट फटनी तय थी। मतलब आप जो सबसे बड़ी पिक्चर देखने जा रहे हो अमिताभ बच्चन की, उसमें आपकी शर्ट फटने वाली है भाई, क्योंकि टिकट के लिए हाथ घुसाना पड़ेगा अंदर। तो मैंने वहां पे देखा हुआ है कि लोग अपने कपड़े वहां से पहनते हैं, लोग डायलॉग वहां से बोलते हैं, उनकी दोस्ती की, उनकी रिश्तों की डेफिनेशन सिनेमा से आती है, तो वो वहां से चीजें लेते हैं। तो अगर आप एक चीज उनको ऐसी कोई दे रहे हो जिसकी वजह से वो वहां पे कुछ ऐसी चीज कर दे जो नहीं करनी चाहिए उनको, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है, ऐसा मेरा मानना है फिल्म मेकर्स की। तो जब वो नहीं होता तो मैंने उसके ऊपर एक बात कही थी, लेकिन वो थोड़ा बतंगड़ बढ़ गया उसका, लेकिन मैं फिर अपनी बात पे स्टैंड करता हूँ। बट आप ये ध्यान रखते हो कि आप जब बिल्कुल लिखते हो तो आप सामाजिक जिम्मेदारी आपकी है? बिल्कुल रखता हूँ। जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे जो मैंने धीरे धीरे सीखी कि अब होली का गाना होता है, अब होली के साथ में एक राइम होता है बरजोरी, है ना। होली के दिन बरजोरी मतलब बल, जोरी मतलब जोर। तो लड़की कहती कि मेरी कलाई मोड़ी, मेरे साथ करी बरजोरी। तो इट्स वायलेंस, सालों से आ रही है, हम उसको गाते आ रहे हैं, उसको लिखते आ रहे हैं। पर अब मैं सोचता हूँ कि यार क्या कुछ और राइम बनेगा इसका, क्या कोई और राइम बना के कैसे वायलेंस क्यों डालना है इसके अंदर। इट्स तो इतने सारे सालों से जो चल रहा है उसको भी आप क्वेश्चन तो करते हो। मैं कर नहीं पाया हूँ, अच्छी तरह से बोल नहीं पाया हूँ उतने, लेकिन मन में ये चीजें मुझे दिखने लगी जो मुझे पहले दिखती नहीं थी। और ये भी मुझे सिनेमा की वजह से ही पता चला है, मैंने कोई घर से कुछ नहीं सीखा है। सेक्सुअलिटी को लेके, गेज को लेके, LGBTQ को लेके बहुत सारी चीजें मैं इंदौर से आया हूँ, मुझे नहीं पहले से पता थी। यहाँ सीखी मैंने कि यार नहीं यार, ये किसी की पर्सनल चॉइस हो सकती है, सही बात है, क्यों नहीं हो सकती, होनी चाहिए। ये किसी का प्राइवेट मैटर हो सकता है, होना ही चाहिए। ये मैं कैसे समझ रहा हूँ, तो फिर वो मेरे काम में रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सेंट हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ऐसे गाने बनाने की बात कर रहा हूँ कि आप जिसके अंदर मिसचीफ ना हो, जिसके अंदर पॉपुलर एलिमेंट ना हो। मैं बिल्कुल कोई आइटम सॉन्ग लिखना पड़ सकता है, बिल्कुल पढ़ सकता है, मैंने लिखे भी है। हाँ। मैंने पार्च फिल्म की मेरे गाने कोई सुनी है, वो भी अंडररेटेड है। लेकिन उसमें मैंने गाना लिखा है, मतलब उसमें मैंने ऐसे गाने लिखे हुए जो बिल्कुल नौटंकी की स्टाइल में, कछुआ नाम का एक गाना है उसके अंदर, हितेश ने म्यूजिक किया था, हितेश ने म्यूजिक किया था उसका। हर्ष। तो मैं मेरी मॉरलिटी हिली हुई, मैं मॉरलिटी के लेक्चर्स नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट आप लिखने की बात की तो बाबरामन, वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग फॉर यू, इम्पोर्टेंट सॉन्ग। आपने बोला था कि आपने वो गाना नहीं लिखा है, गाने ने आपको लिखा है। बाबरामन, हाँ, मतलब ये इस तरह का एक स्टेटमेंट है। तो ऐसा मतलब कि अपने आप आया जरिया बन के? ये जरिया बन के। यार कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो एक्चुअली बाबरामन की में बहुत सिंपल सी स्टोरी है। अब मेरी एक दोस्त थी, वो किसी के यहाँ काम करती थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उन सज्जन, वो कुछ म्यूजिक में डेवलप करते थे, उनका अपना स्टूडियो था, वो खुद के गाने बनाते थे, गाते थे। मेरी भी दोस्त मुझे उनके यहाँ पे लेके गई, वो पेट्रियोटिक गाने गाते थे, हम कोरस गाते थे उनके साथ में। मेरी दोस्त बोली कि उनको कुछ अपने इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स करने, तो तू कुछ गाने हो तो तू उनके पास लेके, बिल्कुल शुरुआत का दौर था। तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो मैंने एक लाइन कुछ गुनगुनाई, बाबरामन देखने चला एक सपना, इतनी सी एक बात मेरे जहन में आई। वो मैं उनके पास गया उनको सुनाने के लिए, उन्होंने सुनी नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कुछ और ही काम दे दिया मेरे को कि नहीं ये नहीं करो, वो नहीं करो, उन्होंने सुनी नहीं लाई। फिर 5 मिनट मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं इनको, मतलब यार ठीक है, इनको ये नहीं कर पाएंगे, ये लाइन अलग है, मतलब छोड़ दी मैं। वहां से मैं आ रहा था, रिक्शा में बैठ के जा रहा था गोरेगांव की तरफ, तो ये कुछ एक लाइन मेरे जहन में रह गई। 3 दिन 4 दिन 7 दिन 8 दिन रह गए, वो कुछ घूमती थी मन में, घूमती थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त को मैंने 2 लाइनें सुनाई, मैंने कहा यार देख ऐसा कुछ लिखा है, बोले यार इसको पूरा कर दे, लिख दे उसको, अच्छा है लिख दे। फिर रह गया कुछ 2 महीने 3 महीने 4 महीने, कभी वो फिर होते तो वो लिखी गई, और फिर वो धीरे सुनाने लगा, और फिर लोगों को अच्छी लगने लगी, और फिर वो शेप लेता चला गया। तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है, वो बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस में मेरे पास आया गाना। It happened to you. It happens, and most of the songs they happen to you. Sometimes you yourself, because your subconscious is writing songs, you are not writing songs, so it walks a step ahead of you always. तो
जब आप लिखते हो कि कोई गाना लिखते हो कि एक पल में जिंदगी जी ले, आप खुद जी पा रहे हो क्या? मुझे आपको नहीं पता कि इस पल में आप जिंदगी जी पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, लेकिन आप कह देते हो, फिर आप सोचते हो कि यार ये लिखा है तो ऐसा करना चाहिए यार, ये बुरी बात नहीं है। तो ऐसी कई मौके आते हैं मेरे लिए खास करके कि जब मैं अपने कुछ लिखा होता है उसको देख के सोचता हूँ कि ये मैंने कब सोचा यार, मेरे पास कैसे आया ये? तो वो होती तो आमद है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो आती आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ट्रू। और आपने जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, आप कानपुर लिटरेचर फेस्ट में भी गए थे, तो ऐसे स्टेज पे जब आप जाते हो, वर्कशॉप करते हो या कोई कॉन्वर्सेशन करते हो, आपको लगता है ऐसे और चीज़ें होनी चाहिए हर शहरों में जिससे लोगों को फ़ायदा मिले? नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मुझे लगता है लिटरेचर फेस्टिवल्स, मुझे लगता है वन ऑफ थिंग्स नहीं होनी चाहिए। 1 घंटा मैं बोलूँ और वो सुने तो उससे कुछ उनको हो जाएगा, मुझे नहीं लगता वैसा कुछ होना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा एजुकेशन को कमर्शियलाइज़ करने के भी खिलाफ हूँ। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा-सा, मतलब ये मेरा अपना मामला हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं पैसे यहाँ से कमा रहा हूँ तो मैं लोगों को देने का जो काम है वो मुझे मैंने जो समाज से लिया है वो मुझे देना चाहिए। अब उससे भी मैं और पैसे कमाऊँ, मुझे, क्योंकि पैसे कमाने के बाद क्या होता है, स्टूडेंटशिप चली जाती है, वो आप एक सर्विस इंडस्ट्री बन जाते हो, ऐसा मेरा मानना है। और पहले जैसे गुरु शिष्य की कला हाँ, थी, मतलब वो तो और गुरु शिष्य परंपरा मतलब रही। रिस्पॉन्सिबल गुरु बनो, मतलब ये भी नहीं कि वो गुरु बन गए हो तो आपके घर पे बर्तन मंजवा लो लड़के से। वो भी किया है गुरुओं ने हिंदुस्तान में, पानी भरवा लिया अपने घर पे, गाना नहीं सिखाते थे, सालों साल पानी भरा लोगों ने। तो क्योंकि गुरु है, तो वो भी ठीक नहीं है। पर मैं कह रहा हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल गुरु शिष्य परंपरा के तहत काम होना चाहिए, जिसमें लोगों को उसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब लोगों को उसकी वैल्यू रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अरे यार हम तो फीस दे रहे हैं और आप तो कुछ सिखा ही नहीं रहे हो। वो इक्वेशन मुझे मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे लगता है कि हाँ, कुछ वर्कशॉप्स करनी चाहिए, कुछ एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, थोड़े से पैसे ऐसा हो जाए, लेकिन लोगों को काबिल चीजें मिल सके, ऐसा मेरा मानना है। बाकी बहुत थिंकिंग यूटोपियन हो सकती है, लोग उस पर एग्री भी नहीं करते। तो सर, हमने ना आपकी कहानी के बारे में बात की, आपकी राइटिंग के प्रोसेस, आपकी थॉट, आपके पर्सपेक्टिव सब के बारे में बात की, बट म्यूज़िक के अलावा म्यूज़िक बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। और म्यूज़िक इंडस्ट्री में कई तरीके के लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, एजेंट्स होते हैं, इवेंट मैनेजर होते हैं, फिल्म मेकर होते हैं, लेबल, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, बहुत लोग होते हैं। तो इन सारे लोगों में से किन किन लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आपके साथ आज के दिन? आपको क्या लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, और इफ समबडी इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, दे कैन थिंक अबाउट इट? नहीं, जैसे मैं जो बहुत सारी चीजें हैं म्यूजिक के अंदर ना, जैसे मैं तो म्यूजिक के अंदर बहुत सारे काम कर रहा हूँ। जैसे मुझे अभी मुझे जो इमीडिएट सख्त जरूरत पड़ती है वो है कि इमीडिएट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स की जरूरत है, मुझे लगता है। क्योंकि जब से ये स्ट्रीमिंग शुरू हुई है और जिसमें ये इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स का ये शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बहुत अभी भी अनटच्ड और एक्सप्लोर्ड मार्केट है। अभी भी हम, चाहे जितने भी लोग हैं, हम थोड़ी फिल्मी ही गानों का एक वर्जन बना रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट के लिए। अभी इंडिपेंडेंट का हमने स्ट्रक्चर क्रैक नहीं किया हुआ है। हमको मालूम नहीं कि इंडिपेंडेंट गाना, कोई हमारा बहुत दिल से निकला हुआ गाना कैसा होगा। तो मैं वो सोच रहा हूँ कि अब, क्योंकि अब मेरे पास, मैं बाकी जगहों से मेरी जिंदगी चल रही है, तो मैं ये जोन एक्सप्लोर कर सकता हूँ। इसमें मुझे कोई सपोर्ट करने वाला आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, पर मैं ये करना चाहता हूँ। मुझे इसमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। दूसरी बात मैनेजमेंट की, जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, आपने कहा वो बहुत जैसे लोग कह रहे थे ना कि नए लोगों को वैल्यू कैसे मिलनी चाहिए। कई बार आप अपनी वैल्यू खुद नहीं कर सकते, लेकिन कोई और आपकी वैल्यू कर सकता है और आपको आपकी वैल्यू दिलवा सकता है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे वो सिस्टम्स थोड़े से और बेटर फॉर्म में आने चाहिए। लोग हालांकि उसके खिलाफ रहते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ क्यों नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्योंकि कोई मेरे लिए, कोई मेरे एक आर्ट की, मेरी क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू करे और उसको, मेरे को उसका मैक्सिमाइज करके दे और उसमें वो उसका बनाए, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। तो मुझे लगता है कि जब मैं बात कर रहा हूँ कि लोगों के रेवेन्यू की, मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारे यहाँ पे एजेंट, ये मैनेजमेंट सिस्टम्स और थोड़े से अच्छे लेवल पे होने चाहिए। मैं जो तीसरी चीज देख रहा हूँ अपने आप के लिए, मैं लाइव शोज करना चाहता हूँ, जो मैंने बहुत कम एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ, खुद को लेके। क्योंकि मेरे खुद के ही गाने कम से कम मेरे गाए हुए, और ये गाने ही कम से कम मेरे पास 1.5 घंटे का सेट बहुत आसानी से बन जाता है, 1.5-2 घंटे का। तो मैं
चाह रहा हूँ कि वो अब उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूँ, थोड़ा और रोड पे। पहले मैं शर्माता भी था, डरता भी, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि अब एक्सेप्ट किया है तो चलते हैं। आई वांट टू रियली वांट टू गो ऑन रोड्स एंड सी हाउ इट वर्क्स। तो इसको थोड़ा और डीप लेके जाते हैं। लेट्स अज्यूम एक मैनेजमेंट कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है या बंदा है या इंसान है जो लाइव शोज़ का एक्सपर्ट है, या कोई म्यूज़िक प्रोड्यूसर है या म्यूज़िक लेबल है, कोई भी तरीके का है। जब भी वो स्वानंद किरकिरे के पास आए या अप्रोच करें, उनको किन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है जिससे कि वो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो? बिकॉज़ हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। दो आर्टिस्ट एक जैसे नहीं होते। नहीं होता है। तो आपके लिए कौन सी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कोई भी रिश्ता आपके साथ बन पाता है? ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़रूरी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट रहना पसंद करता हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेरे साथ ट्रांसपेरेंट हो। हम एवरीथिंग इज सॉल्व म्यूचुअली इन डिस्कशंस। दैट्स व्हाट आई फील। मतलब मेरे ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं कि लोग आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते। किन मामलों में कि क्योंकि अब शो आया है तो करना है, तो एक ऐसी जगह आपको शो करने के लिए भेज दिया जहाँ पे आपको जाने का बहुत मन नहीं था, वहाँ जाके आपको एक्सप्लोर वगैरह, यार ये तो अलग ही ऑडियंस है यार, यहाँ कहाँ आ गया मैं। और वहाँ पे फिर आपकी एम्बैरेसमेंट भी हो गई, क्योंकि उनको कुछ और सुनना था, वो पंजाबी सुनने आए हुए थे, आप गए हुए कुछ और गाने के लिए, फिर वो आपके पीछे चिल्ला रहे कि यार आप कोई तो उस क्योंकि जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक अ सर्टेन काइंड ऑफ इक्वेशन एंड मनी, तो हम उसमें एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है वो नहीं करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए, दूसरी बात जो होती है, जो डर होता है इन सब चीज़ों में, वो ये होता है कि they become your face, and when they become your face, they should represent you correctly, your personality correctly. कि आप क्या हो उसको, वो अगर वो कुछ और ही कर रहे, अगर जैसे सिंपल सी बात है, मैं विनोद चोपड़ा के साथ में काम कर रहा हूँ, अगर विनोद चोपड़ा के साथ काम कर रहा हूँ, इतने सारे साल से विनोद चोपड़ा के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं उनको नहीं बोल पाऊंगा कि मेरे मैनेजमेंट से बात करो, हो ही नहीं सकता हूँ। शायद जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि और नहीं, वो बिल्कुल ही गलत बात हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको अगर हुआ भी, ऐसी कोई सिचुएशन भी आई, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये बंदा तो चेंज ही हो गया क्योंकि आपका फेस कोई और है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। दूसरा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि किसी की एक्सपर्टीज होती है, जैसे कोई मुझे रिप्रेजेंट करता है, वो एडवर्टाइजिंग में मेरे को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेता है, लेकिन मेरे को सिनेमा में वो उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। कोई होते हैं जो शोज के लिए आपको रिप्रेजेंट अच्छे से कर लेते हैं। एक मुझे जगह नहीं मिली है जो मुझे सब जगह से कंसोलिडेटेड रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, तो दैट्स व्हाट आई माइट लुक फॉर इफ एट ऑल इन फ्यूचर, कि यार भाई जिसको एक कंसोलिडेटेड रिप्रेजेंटेशन करता है, किसी को वो शोज में काफी अच्छा चलता है, कॉर्पोरेट शोज में, इसमें उसमें करता है, कुछ लोग फिल्मों में अच्छा कर पाते हैं, कुछ। तो जो भी लोग देख रहे हैं उनमें से जिनको भी ये लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, प्लीज वहां तक पहुंचे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं या टॉपिक्स हैं जिन पे आपको भी लिखने का बहुत मन है, जो शायद आप इतना एक्सप्लोर नहीं किया आपने? हाँ, सिनेमा में तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे को फिल्म बनाने का मन है, तो मेरी बहुत सारी, जैसे मेरे को लगता है हमारे यहाँ पे प्योर म्यूजिकल कभी बनी नहीं है। मतलब प्योर म्यूजिकल मतलब हमारे यहाँ पे म्यूजिकल्स बहुत बड़ी बड़ी बनी है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि जैसे साउंड ऑफ म्यूजिक या जैसे सिंगिंग इन द रेन है, उस तरह का जॉनर हमने कभी नहीं एक्सप्लोर किया कि जहाँ पे बातें करते करते गाना बन जाए और गाना करते करते बातें बन जाए। और चूंकि मैं दोनों कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कभी कभी मुझे वो एक्सप्लोर करने का मन है कि एक प्योर म्यूजिकल बने। फन, तो वो मैं बना। अगर आपके पास लिखा हुआ कुछ है, मेरे ख्याल से इससे अच्छा टाइम अभी शायद नहीं है, बिकॉज NMSCC आया है, वहाँ पे काफी सारे शोज हो रहे हैं। वैसे तो मेरे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, मतलब थिएटर में तो मेरे पास काफी कुछ लिखा हुआ है, और मेरे पास तो एक मेरा बड़ा प्ले, बेला मेरी जान नाम से, बिग म्यूजिक, it's a detective musical, but it's a very good time to explore all of it. सारेगामा had done a play on Disco Dancer last time. हाँ, अपना मुगले आजम बहुत अच्छा चला। पर मुझे लगता है कि वो अभी भी सिंगिंग एंड डांसिंग शोज जैसे हो जाते हैं। हाँ, एज अ लाइक अगर आप लायन किंग देखोगे तो वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है। बट ये तो ब्यूटी है, जो आप बोल रहे हो वो अलग है, और अलग की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो मैं करना चाहूंगा, अगर मेरे को कोई कहीं पे, अगर मैं करूंगा ये।
मैं मतलब मेरा ये बहुत सालों से मन है, मैं हर लिरिसिस्ट को बोलता हूँ, मुझे लगता है कि लिरिसिस्ट सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो सकते हैं, बिकॉज एक अकेला इंसान एक माइक्रोफोन के साथ 1 घंटे तक आपको बिजी रख सकता है। Correct. तो ना ट्रैवल का खर्चा ज़्यादा, ना प्रोडक्शन का खर्चा ज़्यादा, और इतनी सारी गैदरिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट गैदरिंग्स होती हैं, कुछ बुद्धिजीवी की गैदरिंग होती हैं, नहीं, सही। गवर्नमेंट की गैदरिंग्स होती हैं, और वहाँ पे कहानी सुनाने की जो कला होती है, एक आप एक्टर भी हैं, आप सिंगर भी हैं, आप लिरिसिस्ट भी हैं, आप कवि भी हैं, तो अगर कोई भी इंसान एक ऐसा एक्ट डिज़ाइन कर सके, और वो एक्ट एक्चुअली हर जगह चेंज भी हो सकता है। नहीं, मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ डिजाइन करने का, मतलब एक्चुअली मतलब रोज ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा इंसान हो जो ये काम करना शुरू करे काफ़ी लोगों के साथ, तो it might be a- बिल्कुल it करना might be चाहिए, a- बिल्कुल करना चाहिए। अब अभी और नई स्किल्स क्या एक्वायर करते हो आप? मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि नया कुछ सीखने का मन कर रहा है? अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक्टिंग को, तो मैं एक्टिंग को, क्योंकि मेरे पास, मैं एक्टिंग में कभी वो भी एक्सीडेंटली, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, लेकिन मैं थिएटर करता था, तो मैं डिज़ाइन एंड डायरेक्शन करता था। यहाँ पे आगे काफ़ी लेट मेरी लाइफ में एक्टिंग आया, उसके बाद मुझे बहुत ही मज़ा आया कि यार एक काबिल, तो मैं वो सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो अभी भी एरिया ऐसा है जिसके अंदर मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। उसके अलावा मैंने एक अंकुर तिवारी और मैंने एक शो बनाया है, वो आएगा अभी बहुत जल्दी, अमेजॉन प्राइम पे भी उसको अनाउंस भी किया था, बैंड वाले नाम है उसका। और मैं उसके अलावा क्या सीखता हूँ मैं? सोशल मीडिया? सोशल मीडिया तो मैं बहुत पुराना सोशल मीडिया का कीड़ा हूँ। हालांकि मैंने उसको इतना बड़ा, मेरे साथ, मैं पता नहीं क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं तो ऑर्कुट के ज़माने से सोशल मीडिया पे हूँ। तो मैं इंस्टाग्राम का मैं पहले, मतलब ऑर्कुट 2003 2000 उस समय से मैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पर लेकिन हाँ, मतलब मैं उसको उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर पाया, लेकिन मुझे हाँ उसको भी सीखना है, थोड़ा सा वायरलिटी को कैसे तक कैसे पहुंचना है और कंसिस्टेंट कैसे रहना। मेरे पास वो प्रॉब्लम है, सभी लोगों की रहती है कि एक दिन एक पोएम डाल दी, लेकिन फिर उसके बाद 3 महीने कुछ नहीं डाला तो हवा हो जाती है। कंप्लीट। तो एआई भी यूज़ करते हैं? जोरों से। तो क्या क्या हेल्प मिलती है आपको ऐसे भी? यार मैं, पहली बात तो अंग्रेजी सुधरती है मेरी चैट जीपीटी से, मतलब हर ईमेल, हर दिस थिंग। और क्या क्या मैंने तो इतने सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, मतलब एक कौसर मुनीर ने अपना एक उसकी लंबी पोएम उसने एक ईपी बना के डाली उसने अभी 15 अगस्त को। तो उसको डिज़ाइन के इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने थर्ड डिज़ाइन भेजे उसको, बना के आए थे। उसमें से एक उसने उसको लेके उसको मॉडिफाई करके उसका कवर है वो। तो मुझे एआई बहुत पसंद है, मुझे आई लव इट। मेरे ख्याल से रिसर्च का काम जो है ना, वो रिसर्च का काम बहुत अच्छे से करता है, आइडियाज इतने सारे मिलते हैं वहां से। अभी मैं मैं शंकर सर के लिए काम कर रहा हूँ, तमिल गाना कर रहा हूँ, तो उन्होंने तमिल लिरिक्स भेजे थे मेरे को, बट डाला टक्स ट्रांसलेशन आ गया पूरा। उसके बाद में मैंने उसको हिंदी में लिखा, फिर उनको ट्रांसलेट करके भेज दिया कि लाइन टू लाइन इंग्लिश ट्रांसलेशन। फटाफट होती है चीज़ें, जो चीज़ें करने में, मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करता था तो मैं इस चक्कर में रहता था कि यार मैं क्या लिखूं हिंदी। अब कोई मेरे को टेंशन नहीं है, मैं जो भी लिखता हूँ मैं उसको डालता हूँ, कहते इसकी लैंग्वेज ठीक कर दे भाई, वो लैंग्वेज ठीक करके डाल देता है। तो मैं एआई को बहुत बहुत पसंद करता हूँ, और मैं बहुत कीड़ा हूँ एआई। आप एडेप्टेबल इंसान हो, मुझे लगता है। पूरी तरह से मुझे मजा आता है, मतलब ये कोई चीज नई आई है तो इसको खेलना, इससे मजा आता है मेरे को। आखिरी 2-3 सवाल है। पहला तो कि जब हम स्ट्रगल करते हैं तो कुछ नहीं होता हमारे पास, ना पैसा होता, ना नाम होता, ना बैकग्राउंड होता, तो स्ट्रगल है। बट फिर आदमी को नाम मिल जाता है, फिर पैसे आ जाते हैं, घर हो जाता है, गाड़ी हो जाती है। स्ट्रगल क्या उसके बाद खत्म हो जाती? नहीं होती तो नहीं है, होती नहीं है। आप थोड़े से सिक्योर हो जाते हो, इस मामले को लेके सिक्योर हो जाते हो कि यार आप, यार जैसे मेरे जैसा एक इंसान है, मैं कभी सोचता हूँ अगर 7 दिन काम नहीं हो ना मेरे पास, मेरी जान निकल जाती है। लगता है ये गुरु जितना भी आया सब चला जाएगा। तो वो स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हो सकती। वो ये और आप इस फील्ड में इसलिए हो क्योंकि आपको ये फील्ड पसंद है, आपका पैसा बाय प्रोडक्ट है। आपने पैसे ही कमाने होते तो फिर यहाँ क्यों आता है यार, इतने सारे समय, इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट क्यों करता है आदमी?
कोई और काम कर लेता यार, ज्यादा पैसे उसमें। इंदौर में रह के रियल एस्टेट कर लेते, कुछ और काम कर लेते। हजारों लोग दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं, मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा पैसा भी कमा रहे मेरे दोस्त। लेकिन मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है, और फिर उसके बाद जो मुझे पैसा मिलता है वो मेरा पैसा, मेरा बाय प्रोडक्ट है। तो अगर मेरे हाथ में काम होगा तो पैसा है मेरे पास, अगर काम नहीं है तो पैसा नहीं है। तो मैं सिक्योर हूँ। मतलब पहले ये था कि मैं नया नया स्ट्रगल में आया था, मैं 6 महीने काट सकता था, आज मैं 6 साल काट लूंगा अगर बिल्कुल काम बिना काम के रहना पड़े तो। लेकिन फिर भी वो जो काम की भूख है, मेरे क्या बोलते हैं उसको, रेलेवेंट बने रहने की जो भूख है, कॉन्स्टेंटली रेलेवेंट बने रहने का जो है। और फिर मैं इसी मामले में मैं देखता हूँ, जैसे अभी हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, विनोद सर को देखता हूँ, विनोद चोपड़ा को, शाहरुख सर को देखता हूँ, या मैं गुलजार साहब को देखता हूँ, कैसे रेलेवेंट बने हुए हैं यार, कैसे उनकी पोइट्री आज भी, उनके गाने आज भी चैलेंज कर देते हैं आपको यार। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रगल तो बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी भी। एक्चुअली बनाना अच्छा भी है मेरे ख्याल से। बहुत इनफैक्ट आपने एक बात बोली, मैं एक्चुअली दिमाग मेरे से जाएगी नहीं कि ये करने की कला है। वो 100 पन्ने लिखने वाली जो बात थी ना, कि जब भी ऐसा लगता है ना शुरू करो काम, जंप इनटू द वर्क, jump into the work. It will only give you. हाँ, ज्यादा सोचते रहना भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी, मेरे को लगता है क्रिएटिव लोगों की सबसे ज्यादा ये होती है कि यार बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे मिलते हैं कि सर हमारी बहुत इच्छा है लिखने की, हम लिख नहीं पाते। मैंने कहा किसने बताया नहीं लिख पाते? खुद नहीं बताया ना आपको। हम लिखते हैं, फिर एक लाइन लिख के फिर हम नहीं लिख पाते। मैंने कहा 2 लिख दो, खराब लिख दो, सबसे घटिया लाइन जो हो सकती है वो लिख दो। लिखो तो आप घटिया लाइनें 10 लिख दो, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी लाइन क्या होने वाली है। करेक्ट। तो और दूसरा क्या कि हम जिस देश में है ना, वो मिथिफिकेशन का देश रहा है। मैं ऐसा बहुत बार बोलता हूँ कि यार ये राइटिंग तो मुश्किल काम है, तो बैठना पड़ता है अकेले में और सोचना पड़ता है, और फिर वो कम्स टू यू। ये बात करेंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छी लगती है, कहते हैं हाँ यार भाई सही कह रहा है। दूसरा एक आदमी ये कह रहा है कि भाई सुन लिख, हो जाएगा, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है यार ये तो बहुत ही, ये कोई मेरे लिए ऐसे कोई रोमांटिक बात नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है। मुझे लगता है मिथिफाई नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सब कोई कर सकता है, सब कोई यूनिकली अपनी तरह का कर सकता है। करेक्ट। आखिरी कुछ सवाल है, आप क्या चाहेंगे आपके चाहने वाले जितने भी लोग हैं वो कैसे आपको याद रखें? नहीं, मुझे ये याद रखो कि एक आया था जिसने कोशिश की, जिसने मैं हर तरह से अब लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करी जिसने। मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये, और मैं लकी भी हूँ कि मुझे गाने के थ्रू करने को मिला, तो लिरिक्स के थ्रू करने को मिला, तो एक्टिंग के थ्रू करने को मिल रहा है, तो राइटिंग के थ्रू करने को मिल रहा है। जहाँ से भी मैं खड़ा होके गाना गा सकता, मतलब चीख सकता हूँ, वहाँ से मैं चिल्लाया ये आदमी। और अगर कहीं दिल को छू गया हूँ आपके, तो याद रहूँगा बस, और क्या। आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो एज यू आर। हमेशा आप बहुत बोल्ड हो, क्लियर हो, मिथिफाई नहीं करते, साफ साफ बातें करते हो। आपने बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, मजा आ गया। मजा आ गया। आपको मजा आया कि नहीं सर? बहुत मजा आया। चलो, इतनी बातें मैंने बहुत सातों बात की। हम इसलिए हमने टाइम लिमिट नहीं रखा। हमने आधे घंटे का एपिसोड भी किया है और 4 घंटे का भी किया है। बातें तो कंफर्टेबल बने, हाँ, वरना फिर वो इंटरव्यू जैसा हो जाता है। नहीं, और वो खुलता नहीं फिर आदमी। हाँ। फिर सोच समझ के बोलने लगता है।